Hey guys, welcome to the video। तो गैस बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS टीचिंग एग्जाम्स के लिए और टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है वो TGT और PGT हर एक एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में आने ही वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं 60 नंबर 100 में से 60 नंबर यानी 60% ऑफ द प्रिलिमिनरी जो टियर 1 पेपर है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही आने वाला है। तो ये क्लासेस उसी की चल रही हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी थी प्लीज़ पहले वो पिछली क्लास देख कर आए, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और हम जो मटेरियल फॉलो कर रहे हैं वो है इग्नू का स्टैंडर्ड मटेरियल, इग्नू का बीएड और एमएड का जो मटेरियल है वहाँ से हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ भी सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ जितना पढ़ना है मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ। और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वह आपको नहीं कराने वाला बिल्कुल भी। और जो बुक्स नेसेसरी हैं अब आप खुद से बुक्स ढूंढने जाएंगे इग्नू की वेबसाइट पर, आपके साथ आपके सामने अंबार लग जाएगा किताबों का, आपको समझ नहीं आएगा कौन सी किताब पढ़नी ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इन द एंड ऑफ द वीडियो आप जाकर देख लेना। पहले आप वीडियो को देख लीजिए, रिटेंशन खराब नहीं करना है, वीडियो का रिटेंशन बनाए रखिए। और देखिए आज आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखेगी क्योंकि असल में मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ, मेरे घर आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मेरा वो पूरा सेटअप नहीं है, किसी तरह कैमरा लगाकर जुगाड़ किया है, लाइटनिंग नहीं है वहाँ, तो मैंने लाइटनिंग का पूरा जुगाड़ बनाया हुआ है। साथ में माइक भी नहीं है, सब लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है तो आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही होगी। प्लीज़ गाइस इस वीडियो में एडजस्ट कर लेना। अगली वीडियो से आपको फिर से वही क्रिस्प एंड क्लियर साउंड और एक अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। और देखिए हमने पिछली वीडियो में क्या कर लिया था, हमने बात की थी कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस वाला जो ये पूरा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में यूनिट 8 अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग एंड प्लानिंग टीचिंग लर्निंग ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। 2 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा फोकस भी इन्हीं पर रहने वाला है। तो आज हम इस फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। इस अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी यूनिट 9 जो हम पूरी कर रहे होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8। तो हमारे सिलेबस पर एक बार हम दोबारा से नज़र डाल लेते हैं क्योंकि वो भी बड़ा ज़रूरी है। ये देखिएगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या कवर करना है। तो टीचिंग नेचर ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से कवर कर लिया था। टीचिंग नेचर हमने अपनी पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से कवर कर लिया था। कैरेक्टरिस्टिक भी कवर कर लिए थे, ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट भी पिछली वीडियो में कवर कर ली, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक भी थोड़े बहुत देखे थे पिछली वीडियो में, पर इसको हम दोबारा भी देख लेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग ये आपको आज भी इसकी कुछ कुछ झलक देखने को मिलेगी और पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। मेथड्स ऑफ टीचिंग हम आज पढ़ने वाले हैं और टीचिंग एड्स आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इवैल्यूएशन सिस्टम यानी आज की वीडियो के बाद एक ये टॉपिक और एक ये टॉपिक और फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं, ये तो हमने कर लिया है। सिर्फ ये 2 टॉपिक ऐसे बच जाएंगे जो हमारे अनटच्ड रहेंगे। तो आने वाली जो भी वीडियो होगी उसमें हम इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेंगे। तो हमारा जो सिलेबस का ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ये वाला जो पोर्शन है पार्ट 4 ये हो जाएगा कंप्लीट। फिर उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ने वाले। हालांकि मैं आपको जो बुक्स प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर उसमें इनसे बहुत ज़्यादा मटेरियल होगा। अगर आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन इतने मुश्किल बिल्कुल नहीं आएंगे कि आप सोल्व ना कर पाएँ। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा आता है EMRS में, अगर आप पढ़कर नहीं भी जाएंगे तो भी कुछ एक क्वेश्चन आप सिर्फ कॉमन सेंस से सोल्व कर लेंगे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। द मेन थिंग इज योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज भी आपकी अच्छी होंगी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप अपने आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे बिना कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए भी। पर फिर भी हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। फिर बचेगा ये डोमेन नॉलेज। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए हम अलग से क्लास बनाएंगे और NEP के लिए अलग से क्लास बनाएंगे। तो आज आप कह सकते हैं कि पार्ट 4 आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को छोड़कर। ये हम आने वाली किसी भी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो गाइज हमने अपने लेक्चर में विद PYQ हम सोल्व कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं PYQs को भी हम साथ लेकर चलते हैं। ये सब हमने कर लिया था और मीनिंग ऑफ पेडागोजी हमने कर लिया था। यस हम यहाँ पर थे इंटर रिलेशनशिप अमंग टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन पेडागोजी। बस ध्यान से देखिएगा, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमें बस उतना पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। हमें इतना ही मतलब है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा साइकोलॉजिस्ट हमें नहीं बनना। अब आते हैं टीचिंग पर। देखिए सबसे पहले टीचिंग हम किसे बोलते हैं, ब्रॉड टर्म है, अम्ब्रेला टर्म यानी एक छतरी जिसके नीचे बाकी सारी टर्म्स आएंगी। इसके अंदर
प्लानिंग भी इंक्लूडेड है टीचिंग के अंदर, डिलीवरी यानी जो क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी करते हैं वो भी इंक्लूडेड है, और इवैल्यूएशन भी इंक्लूडेड है यानी क्लासरूम के बाहर आने के बाद की जो एक्टिविटीज है वो भी इंक्लूडेड है। फिर से वही एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारा गोल। हमें इस स्टार्टिंग पॉइंट से गोल तक पहुंचना है। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, उन सभी चैलेंजेस को एक एक करके हम ओवरकम करेंगे। कैसे? हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, और जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे तो हमारा गोल भी पूरा हो जाएगा। तो गाइस देखिए, जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है, देखने में ऐसा लगता है कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी सिर्फ क्लासरूम में ही हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लासरूम के अंदर की जो एक्टिविटी है वो तो असल में इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से डिलीवर की जाती है, जिससे हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस का। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल में बात की थी। जिनको अच्छे से जानना है प्लीज पहले पिछली वीडियो आप देखकर आइए। तो ये हमारी चल रही है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। इससे पहले भी कुछ हुआ होगा जब टीचर ने प्लानिंग की होगी, और इसके बाद भी कुछ होगा जब टीचर डिलीवरी अपने कंटेंट की डिलीवरी करने के बाद, कोई भी टेस्ट लेने के बाद उसको इवेल्युएट करने जाएगा। यानी टीचिंग एक बहुत ही ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है जिसमें इंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, प्लानिंग भी आ जाती है और इवेल्युएशन भी आ जाता है। उस पूरे को मिलाकर हम कहेंगे टीचिंग। और जो प्लानिंग की शुरुआत की उसे हम जैसे लेसन प्लानिंग वगैरह बोल सकते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ पर लेक्चर को हमने डिलीवर किया, इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर किया, इसे हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। और एंड में हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इन सबको ही मिलाकर हम बोलेंगे टीचिंग। तो यहाँ हमें समझ आया कि टीचिंग एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर इवेल्युएशन भी कवर हो गया, जिसके अंदर प्लानिंग भी कवर हो गया, लेसन प्लान वगैरह सब कवर हो गया, इंस्ट्रक्शन जो हम क्लासरूम के अंदर देख रहे होते हैं वो भी कवर हो गया, और एंड में जब हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करते हैं वो भी कवर हो गया। बहुत ज्यादा स्क्रीन पर घिचमिच मचा दी है, पहले से मिटा ले। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या है? एक स्पेसिफिक पार्ट है टीचिंग का क्लासरूम इंटरेक्शन के दौरान, यानी जो क्लासरूम के अंदर जो हो रहा है वो है सिर्फ इंस्ट्रक्शन। लर्निंग का मतलब है ये सारी जो हमने एक्टिविटीज करी इनसे क्या आउटकम आया, लर्नर के बिहेवियर में क्या चेंज आया, लर्नर की पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया, और लर्नर के कंटेंट नॉलेज में क्या चेंज आया। इन सब को हम बोलेंगे लर्निंग, यानी द आउटकम ऑफ टीचिंग। पेडागोजी का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिस्टमैटिक थ्योरी यानी वो तरीके और रास्ते जिनके माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करते हैं और इन द एंड टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग एक बहुत बड़ी टर्म है। मान लीजिए रेड जो है ये टीचिंग को दर्शा रहा है, वेन डायग्राम से अभी हम समझ रहे हैं टीचिंग को रेड सर्कल दर्शा रहा है। इसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा ये रहा इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। फिर आता है लर्निंग। देखिए लर्निंग इंस्ट्रक्शन से भी बड़ा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से लर्निंग नहीं होती। इंस्ट्रक्शन से सिर्फ लर्निंग के अंदर हम एंटर होते हैं, और जब हम अपने आप को इवेलुएट करा लेते हैं, टीचर से हम एग्जाम्स वगैरह दे लेते हैं और उनका हमें फीडबैक भी मिल जाता है, उसके बाद लर्निंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग एक ब्रॉडर टर्म है जो इंस्ट्रक्शन से ज्यादा ब्रॉड है। फिर आती है गाइस बात पेडागोजी की। गाइस बड़े ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो मैंने खुद अपनी समझबूझ से ये डायग्राम बनाया है जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए टीचिंग एक बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है और इंस्ट्रक्शन से हमें लर्निंग मिलती है, और इन तीनों के बीच जो ब्रिजिंग का काम करता है, इन तीनों को जो जोड़ने का काम करता है वो है पेडागोजी। तो पेडागोजी इज द साइंस ऑफ या आर्ट ऑफ टीचिंग, क्योंकि आर्ट और साइंस दोनों ही है टीचिंग। तो पेडागोजी इज द सिस्टमैटिक प्लान स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग, जिससे हमें टीचिंग भी देखने को मिलेगी, लर्निंग भी देखने को मिलेगी और इंस्ट्रक्शन डिलीवरी भी पेडागोजी के अंतर्गत ही आए। तो इन तीनों को ब्रिज करने का काम करता है पेडागोजी, तीनों को जोड़ने का काम। आगे चलते हैं गाइस, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें जल्दी जल्दी इनमें से होकर निकलना। देखिए टीचिंग का मतलब है प्लानिंग, गाइडेंस, दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे टीचिंग। इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हमने टीचिंग की, जिन्हें हम मेथड्स या टेक्निक्स भी बोलते हैं, जिसका रिजल्ट होगा लर्निंग, और बिहेवियर में चेंज को ही हम लर्निंग बोलते हैं।
और इन सबको जब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करते हैं तो उसे हम पेडागोजी बोल देते हैं, जिसे हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से करवाते हैं। तो ये एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट आपको मैंने बनाकर दे दिया है, तो इसी को पढ़िए और आगे बढ़िए। और यहाँ पर साइड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि भाई क्रिटिकल पेडागोजी किसे कहते हैं, जिसमें पहले PKT यानी प्री नॉलेज टेस्टिंग की जाती है और फिर बच्चों को नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, फिर बच्चों को बताया जाता है नए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, अपनी जिंदगी में उतारना कैसे है। तो यही सब पाओलो फ्रेरे ने बताया था। एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए नीचे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, पाओलो फ्रेरे ने ये बात बताई थी कि क्रिटिकल पेडागोजी किस तरह डिजाइन की जाती है। तो जहां भी आपको क्रिटिकल पेडागोजी शब्द दिखाई दे, आपको नाम लिखना है पाओलो फ्रेरे का, यानी पाओलो फ्रेरे पर आपको टिक लगा देना है, इतना ही याद रखिए। और पाओलो फ्रेरे के बाद आपको नाम याद रखना है रॉबर्ट गैगनेज का। जहां भी आपको इंस्ट्रक्शंस शब्द दिखाई दे जाए वहां गैगनेज का नाम आप टिक लगा देंगे। तो इस तरह 2 क्वेश्चन आपके यहीं पर तैयार हो गए। और बाकी जो कुछ ये छोटी मोटी बातें लिखी हैं प्लीज आप इनको पढ़ लीजिएगा। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और ये इग्नू का जो मटेरियल है वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पर। मान लीजिए हमें बच्चों को पढ़ाना है वाटर साइकिल। तो टीचिंग के लिए पहले हम क्या करेंगे? टीचिंग के लिए हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी, ये है क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर होती है लेसन प्लानिंग, अंदर होता है इंस्ट्रक्शन डिलीवरी, फिर क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद होता है इवैल्यूएशन। ये हमें बड़े अच्छे से अब समझ आ गया है। और हमें ये भी पता चल गया है यहाँ कोई गोल है, इस गोल तक पहुंचने के कई छोटे छोटे चैलेंजेस होंगे। इन छोटे छोटे चैलेंजेस को हम ओवरकम करते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाकर, और इन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और जब तभी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमें धीरे धीरे करके अपने गोल तक हम पहुंच जाते हैं। तो वही चीज हम करेंगे टीचिंग के लिए। पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स समझेंगे कि वाटर साइकिल क्या है। फिर लेसन को प्लान करेंगे कि भाई किस तरह डिलीवरी होगी, किस तरह इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, रिसोर्सेज क्या क्या यूज करेंगे, असेसमेंट यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हम किस तरह करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या देगा भाई? टीचर डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपेरिमेंट करके कोई दिखा सकता है। ये इंस्ट्रक्शन का एक तरीका होगा जो क्लासरूम के अंदर कराया जाएगा। स्टूडेंट्स में फिर होगी लर्निंग। लर्निंग में स्टूडेंट एक्सप्लेन कर पाएंगे कि साइकिल क्या है अपने शब्दों में, अपने खुद के शब्दों में, जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं, डिस्कवरी लर्निंग बोल सकते हैं। यानी किसी भी तरह से एक ऐसी लर्निंग जिससे बच्चे के मन में क्रिएटिविटी जनरेट हो, उस हिसाब से बच्चा सीखेगा। और रेनफॉल और इवेपोरेशन के बारे में उसे पता लगने लग जाएगा और उसे रिलेट करने लगेगा कि वाटर साइकिल का ही पार्ट है रेनफॉल और इवेपोरेशन। फिर आते हैं पेडागोजी कैसे रहेगी इसकी। एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी कराई जा सकती है, चाइल्ड सेंटर्ड कराई जा सकती है। अप्रोच एक्टिविटी बेस्ड और चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच है वह इंश्योर करेगी कि जो सारे जितने भी प्रोसेसेस हमने ऊपर देखे किस तरह टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को कराया जाए, वो सब इसमें इंटीग्रेट हो जाए। आइए अब MCQs को सोल्व करते हैं। इसमें हम बात करेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग, लर्निंग एंड पेडागोजी। इन तीनों का इंटर रिलेशनशिप हमें देखना है। लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो टेम्परेरी चेंज तो बिल्कुल नहीं होता। लर्निंग एक परमानेंट चेंज है, तो ये तो आंसर बिल्कुल गलत है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज, हाँ ठीक है, देखो इस बात को मान सकते हैं सही, क्योंकि परमानेंट चेंज होता है लर्निंग से, लेकिन धीरे धीरे हमने जो सीखा है हम उसको भूल भी जाते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं रिलेटिवली परमानेंट चेंज। आगे देखते हैं, एनी चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू ग्रोथ। नहीं, ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। ग्रोथ एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है और चेंज इन बिहेवियर या लर्निंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, तो उसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। कॉपिंग अदर्स बिहेवियर, इसे तो हम इमिटेशन बोलते हैं। दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करने को इमिटेशन कहा जाता है, जो जानवर करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ा था। यानी इसका एक ही सही आंसर बचता है, वो है बी, जिसमें रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहा गया है। परमानेंट है पर इतना भी नहीं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो जो चेंज हमारे बिहेवियर में आया है वो धीरे धीरे फेड आउट भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इंस्ट्रक्शन इज नैरोअर देन टीचिंग। तो यहाँ कहा गया भी इंस्ट्रक्शन छोटी टर्म है और टीचिंग बड़ी टर्म है, ये तो हमने बड़े अच्छे से समझ ही लिया। तो भाई इट ओनली डील्स विद क्लासरूम डिलीवरी। देखिए इंस्ट्रक्शन सिर्फ क्लासरूम डिलीवरी तक ही सीमित है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर है। आगे देखिए क्या है, इंक्लूड्स प्लानिंग, नहीं है तो टीचिंग में होता है। इंक्लूड्स मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी टीचिंग का पार्ट है। इंक्लूड्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस,
ये टीचिंग का पार्ट है, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो सिर्फ ऑप्शन ए ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इस तरह हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सारे ऑप्शंस की, तो हम सही आंसर तक बड़े अच्छे से पहुंच पाते हैं। हालांकि मैंने आंसर भी दिया है, फिर भी मैं एक कंपैरेटिव स्टडी आप लोगों को करवा रहा हूँ। 3 phases ऑफ टीचिंग। 3 phases ऑफ टीचिंग गाइस हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, तो आप वहां से जाकर देखिएगा। प्री एक्टिव फेज जहां पर प्लानिंग होती है पूरी लेसन की, इंस्ट्रक्शंस की प्लानिंग होती है। इंटरेक्टिव फेज में इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर किया जाता है। पोस्ट एक्टिव फेज में फीडबैक लिया जाता है और इवैल्यूएशन किया जाता है। तो यही है आंसर, और ये एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और बाकी के जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। ये देखो, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दे रखी है, तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक अलग चीज है। पेडागोजी लिटरली मीन्स, अब पेडागोजी में टीचिंग के सारे मेथोडोलॉजी, सारे स्ट्रेटजीज, टेक्निक सब कुछ आ जाती है। तो टू डिसिप्लिन लर्नर्स नहीं, सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है पेडागोजी का। टू गाइड द चाइल्ड ये हो सकता है। टू मेमोराइज कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नहीं है, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम रोट लर्निंग पे तो ध्यान देंगे ही नहीं। टू ट्रांसमिट कल्चर, सिर्फ कल्चर ट्रांसमिट करना ही पेडागोजी नहीं हो सकता। पेडागोजी एक काफी ब्रॉड टर्म है जिसमें हर तरह की नॉलेज, हर तरह के डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी, लर्निंग मेथोडोलॉजी को ट्रांसफर किया जाता है। तो हम बी ऑप्शन को सबसे सही मानेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखा है टू गाइड द चाइल्ड। अब किस तरह गाइड किया जाए वो स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यही आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, तो हर्बर्ट ने पेडागोजिकल स्टेप्स के बारे में क्या बताया था? हर्बर्ट ने बताया था कि पहले प्रिपेयर किया जाता है किसी भी टीचिंग मेथोडोलॉजी को, फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है क्लासरूम में, जिसे हम इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से करते हैं। एसोसिएशन, जब बच्चों को हमने प्रेजेंट कर दिया, न्यू नॉलेज से इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर बच्चे से एसोसिएट करेंगे किसी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से, फिर बच्चे उस आइडिया को जनरलाइज करेंगे, यानी इस आइडिया का क्या क्या इस्तेमाल उनकी लाइफ में हो सकता है, और नए आइडिया से कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम सीख सकते हैं, और फिर उन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। तो ये बिल्कुल सही सीरीज में लिखा गया है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। बाकियों में जो है सीरीज को गलत कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन का क्या फीचर नहीं हो सकता, मैं ये बता दें। तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्ड और सीक्वेंशियल होता है, बिल्कुल प्लान्ड वे में ही इंस्ट्रक्शन को डिलीवर किया जाता है। ब्रॉडर देन टीचिंग, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। टीचिंग इज ब्रॉडर देन इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन टीचिंग का ही एक पार्ट है। तो इसका आंसर वैसे तो बी ही आएगा। फिर भी अगले हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। क्लासरूम सेंटर्ड, बिल्कुल क्लासरूम सेंटर्ड ही होता है इंस्ट्रक्शन, यानी चाइल्ड सेंट्रिक हम अपने इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं। टीचर कंट्रोल्ड, बिल्कुल सही। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्विक लर्निंग में काम आते हैं, क्विकली कोई स्किल हमें डेवलप करानी है, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बट कंट्रोल्ड बाय द टीचर। उसमें चाइल्ड का कंट्रोल काफी मिनिमल रहता है, तो इसका आंसर बी ही रहेगा। लर्निंग इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल व्हेन, तो लर्निंग को हम कब मानेंगे कि सक्सेसफुल हो गई है? टीचर ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। परमानेंट बिहेवियरल चेंज ऑकर्स इन द लर्नर, ठीक है। अब यहाँ लिखा है परमानेंट बिहेवियरल चेंज, पीछे हमने एक शब्द पढ़ा था रिलेटिवली। रिलेटिवली देखेंगे परमानेंट बिहेवियर चेंज को हम बोलेंगे लर्निंग। तो चाहे आपको रिलेटिवली परमानेंट बिहेवियरल चेंज लिखा मिल जाए या परमानेंट बिहेवियरल चेंज मिल जाए, दोनों को ही हम लर्निंग कंसिडर करेंगे। स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस फैक्ट्स, फैक्ट्स का तो कोई लेना देना नहीं होता। टीचिंग मेथड्स आर एंटरटेनमेंट का भी कोई लेना देना नहीं होता लर्निंग से, तो इसका आंसर बी ही रहेगा। अब आते हैं स्टाइल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या हो सकते हैं। स्टाइल्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से लेक्चर को या इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर किया गया है और किस तरीके से इवेल्युएट किया गया है, किस तरीके से प्लान किया गया है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ओवरऑल वे को हम बोलते हैं स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो इस ओवरऑल वे में प्लानिंग, डिलीवरी और इंटरेक्शन विद स्टूडेंट सब कुछ आ जाएगा। इसमें जो है टीचर की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। जो टीचर जिस टाइप का होगा उसी टाइप की वो टीचिंग करेगा, वैसी प्लानिंग करेगा, वैसी लेक्चर डिलीवरी करेगा और वैसा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ रहेगा। मान लीजिए एक टीचर है जिसकी पर्सनैलिटी है ह्यूमरस, जिसे काफी ज्यादा मस्ती मजाक करना पसंद है, तो वो अपने लेक्चर को भी इसी तरह प्लान करेगा कि जिसमें बीच बीच में ह्यूमर आता रहे, बच्चे हंसे, उनको मजा आए। लेक्चर डिलीवरी के टाइम भी वो इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेगा, और जब वो इंटरेक्ट करेगा बच्चों के साथ, यानी उनसे फीडबैक लेगा या उनको अपना कोई फीडबैक देगा, तब भी वो सब उसकी जो पर्सनैलिटी के हिस्से हैं झलकेंगे उसके पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। अब यहाँ लिखा है कोई भी सिंगल स्टाइल बेस्ट नहीं होता।
एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए आपको किस कॉन्टेक्स्ट में किस कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, यानी किस संदर्भ में हम कोई चीज बच्चों को बता रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है। लर्नर्स किस किस टाइप के हमारे पास मौजूद है, सबका मेंटल लेवल कैसा है, कोई ज्यादा ऊपर है कोई ज्यादा नीचे है, ये भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे लेक्चर डिलीवरी के या जिस भी स्टाइल से हम पढ़ा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अपने गोल को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके आधार पर जब हम अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को, टीचिंग स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, वेज ऑफ टीचिंग को मॉडिफाई करेंगे, वही बेस्ट स्टाइल ऑफ टीचिंग कहलाएगा। अब टाइप्स देख लेते हैं एक बार टीचिंग स्टाइल्स के कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है डायरेक्टिंग स्टाइल। अब इसमें टीचर डायरेक्टर का काम करता है, यानी टीचर ही डायरेक्ट करता है, एक अथॉरिटी फिगर का वो काम करता है, टोटली टीचर सेंटर्ड रहती है। इसमें बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया जाता। और ये स्टाइल कब काम आता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टिंग स्टाइल बुरा है। आज तक हमारी जैसे पढ़ाई होती है, हमारे टीचर्स ने जैसे हमें पढ़ाया, वो सब डायरेक्टिंग स्टाइल ही होता था। ये तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन अब आने लगी है। तो डायरेक्टिंग स्टाइल भी कहीं ना कहीं काम आता है। जब हमें क्विकली बच्चों को कोई चीज़ मेमोराइज करानी हो या क्विकली हम चाहते हैं कि बच्चों में कोई स्किल डेवलप हो जाए, तब डायरेक्टिंग स्टाइल बड़ा काम आता है शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा रिजल्ट देने के लिए। बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म लर्निंग पॉसिबल है। तो इसमें जो फोकस है लेक्चर्स पे, डिमॉन्स्ट्रेशन पे और एक्टिविटीज पे फोकस रहता है। लेकिन एक्टिविटीज स्ट्रक्चर्ड होती हैं, वो टीचर के द्वारा स्ट्रक्चर की जाती है, उसमें इधर उधर करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बच्चे अपना दिमाग इसमें ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते और टीचर ही कंट्रोल करता है सारे कंटेंट को। स्पीड को भी टीचर को कंट्रोल करेगा और इवैल्यूएशन मेथड क्या रहेगा ये भी टीचर ही कंट्रोल करेगा। इसके फायदे क्या है डायरेक्टिव मेथड के? तो डायरेक्टिव मेथड का फायदा है कंटेंट अगर कॉम्प्लेक्स हो, जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, आप इसे अलग अलग रिसोर्सेज से देखेंगे। तो मैं एक डायरेक्टिंग मेथड से आप लोगों को, यहाँ डायरेक्टिंग स्टाइल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए, वही आपको एज इट इज में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हीं में से पढ़ेंगे और क्विकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट लॉन्ग टर्म लर्निंग की गारंटी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लर्निंग तभी हो पाएगी जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना शुरू करेंगे। इससे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये पैसिव लर्निंग है। जैसे अगर कोई मेरे लेक्चर्स को भी देख रहा है पर अपनी तरफ से वो रीडिंग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ पैसिव लर्निंग का टाइप है। आप लोग एक मूवी देख रहे हैं ऐसा समझ लीजिए, कुछ कुछ दिमाग में जाएगा, कुछ टाइम बाद उड़ भी जाएगा। लेकिन अगर आप ये सेम चीजें अपने आप अपने सेल्फ स्टडी टाइम में रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म में लर्निंग आपकी हो जाएगी। यहाँ क्रिएटिविटी का स्कोप बहुत कम होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का स्कोप भी नहीं होता। अब मान लीजिए हमें पढ़ाना है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन में क्रिएटिविटी लाने का कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। जो लॉज हैं वो वही रहेंगे, उनको बस हम अलग अलग तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसमें कुछ नया क्रिएटिव कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो वहां पर डायरेक्टिंग मेथड बड़ा काम की चीज है। अगला है डिस्कसिंग स्टाइल। इसे हम इंटरेक्टिव मेथड या फैसिलिटेटिव वे भी बोल सकते हैं। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होगा। इसमें टीचर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करेगा, स्टूडेंट्स भी आपस में डिस्कशन करेंगे और फिर आपस में एक दूसरे को फीडबैक भी देंगे। इस तरह डिबेट डिस्कशन इसमें किया जाता है। तो इसमें इंटरेक्शन, क्वेश्चन, डिस्कशन, डिबेट टीचर और स्टूडेंट आपस में करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी, रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगी। तो ये हर तरह से एक्टिव लर्निंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या इसके फायदे हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं? कम्युनिकेशन एंड रीजनिंग एबिलिटीज डेवलप होती हैं लर्नर में, और लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं अपनी क्लास में, और ये सारी एबिलिटीज वो एक्टिवली खुद ही अपने अंदर इन स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल सही। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपका जो टीचिंग स्टाइल जैसा होना चाहिए, जैसा आपको बीएड में पढ़ाया गया है कि आपको एक बच्चों को एक्टिवली एंगेज्ड रखना, आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपका पीरियड होगा मुश्किल से 35 मिनट का। उस 35 मिनट में बच्चों को उनका अटेंशन भी गैदर करना है, उनको चुप भी बिठाना है। एक आध बच्चे की कभी नोटबुक चेक करनी पड़ जाए, कभी कोई बच्चा अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर सामने आ गया कि सर उसने मार दिया, या उसने मेरे को गाली दे दी, या वो मेरी मम्मी का नाम ले रहा है, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। जब आप स्कूल में आएंगे आपको पता चलेगा, ऐसी ऐसी बातें बच्चे आपके सामने बोलेंगे। कोई कहेगा सर इसने मेरी जेब में थूक दिया। आप ऐसी ऐसी सिचुएशन से डील करेंगे।
तो आप सोचिए इस 35 मिनट में आप कैसे इतना इंटरेक्टिव टीचिंग कर पाएंगे। आप मानकर चलिए इनमें से 15 मिनट तो आपके वेस्ट ही हो जाएंगे, बच्चों को चुप कराने में, किसी की प्रॉब्लम्स को अटेंड करने में, किसी के पेरेंट्स आ गए उसको अटेंड करने में। आपके पास ले देकर 15 मिनट बचेंगे। फिर वहां पर डायरेक्टिंग मेथड ही काम आता है, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये सब हम पढ़ जरूर रहे हैं, हालांकि हर जगह में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसमें क्या होता है, डिस्कशन मेथड ऑफ ट्रैक जाने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। हमने बच्चों को जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए दिया है, अब बच्चे तो क्यूरियोसिटी उनके अंदर भरी होती है, तो क्यूरियोसिटी के चलते वो अपने ट्रैक से ही भटक जाते हैं, किसी और चीज के बारे में डिस्कशन करने लगेंगे। मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उस पर आपने डिस्कशन करना बच्चों को दे दिया, वो अपने आप रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पर चले जाएंगे। तो बच्चों का ऐसा नेचर होता है, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है भाई कि क्लाइमेट चेंज को हम डिबेट, ग्रुप डिबेट कराकर एंड Q&A सेशन कराकर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला स्टाइल है डेलीगेटिंग स्टाइल, इसे भी लर्नर सेंटर स्टाइल कहा गया है। यहाँ पर टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है, एक मेंटोर का काम करता है। टीचर यहाँ कोई अपना कंटेंट डिलीवर नहीं करेगा। यहाँ पर लर्नर्स को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी जाती है और लर्नर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, खुद प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और सोल्व खुद ही करते हैं। इसे हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी बोल सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसमें जो कॉन्फिडेंस बच्चों में आएगा, लीडरशिप डेवलप होगी, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग बच्चों में डेवलप होगी। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। देखो मेरिट डिमेरिट हर एक टेक्निक के हैं, हर एक स्टाइल के हैं। इसके लिए आपको मोटिवेटेड लर्नर्स की जरूरत होगी और यही चैलेंज आपको देखने को मिलेगा सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों के जो बच्चे होंगे वो काफी ज्यादा डाउन ट्रोडन फैमिलीज से आपको देखने को मिलेंगे। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली काफी लो होता है ड्यू टू सोशल कंडीशनिंग, ड्यू टू देयर पेरेंटल अपब्रिंगिंग। क्योंकि देखो वो अपने पेरेंट्स को बचपन से देखते आए हैं दूसरों के सामने हाथ जोड़ते हुए, जी हुजूरी करते हुए, तो उन्हें लगता है हमारा भी यही भविष्य है, तो वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। तो आप सोचिए उनको डायरेक्टिंग मेथड से डेलीगेटिंग मेथड तक लाना, उनके मेंटल लेवल को इतना उठा पाना कि वो खुद ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, सेल्फ लर्निंग करना शुरू कर दें, काफी मुश्किल काम है। हालांकि हो सकता है, पर ऐसा करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको मोटिवेटेड लर्नर्स की जरूरत होती है, जो मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब वीक और यंगर स्टूडेंट्स के साथ तो आप ये कर ही नहीं सकते। पहले आपको उनको कुछ फोडर देना पड़ेगा उनके दिमाग में कि कुछ तो नॉलेज उनके पास हो, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, जिसके बेस पर वो नई नॉलेज को क्रिएट कर पाए। अब इसका एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के नाम से बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, जिसे बच्चों ने अपने आप प्रिपेयर किया टीचर की कम से कम गाइडेंस को लेकर। अब बैलेंस्ड स्टाइल क्या रहेगा पढ़ाने का भाई, जिसमें तीनों को मिक्स किया जाए। वही बात, कोई भी एक स्टाइल बेस्ट नहीं हो सकता कभी भी। हमें अलग अलग स्टाइल्स को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, लर्नर्स की लर्निंग एबिलिटीज के हिसाब से, टीचर की पर्सनैलिटी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टीचिंग स्टाइल्स को यूज हमें करना पड़ेगा। लाइक लर्नर की नीड्स क्या है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस में हम कौन सी स्टाइल को यूज करेंगे, ह्यूमैनिटीज में कौन सी स्टाइल को यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें नॉलेज गेन करनी है या बच्चों में क्रिएटिविटी लानी है, उन सब के आधार पर ये जो स्टाइल है चेंज होते जाएंगे। जो डायरेक्टिंग स्टाइल है कॉन्सेप्ट्स को याद करवाने के लिए बड़ा अच्छा है। डिस्कशन जो स्टाइल है वो काफी अच्छा है एप्लीकेशंस बताने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट के। डेलीगेटिंग स्टाइल प्रोजेक्ट देने के लिए, कोई आप बच्चों को नई टाइप की प्रॉब्लम दे दें जो आज तक किताबों में लिखी नहीं गई है, उस पर काम करने के लिए डेलीगेटिंग स्टाइल बेस्ट रहता है। अब मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स देख ले। मॉडर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक ऑथोरिटेटिव स्टाइल है। अब ऑथोरिटेटिव स्टाइल सिमिलर है डायरेक्टिंग स्टाइल के, बट इसमें थोड़ी सी ढील बरती गई है। डेमोक्रेटिक स्टाइल सिमिलर है डिस्कसिंग स्टाइल के, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इक्वालिटी और इक्विटी पर ध्यान देंगे आप। लेसेज फेरी जो स्टाइल है ये डेलीगेटिंग स्टाइल के काफी करीब है, पर इसमें थोड़ी सी गाइडेंस ज्यादा दी जाती है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ऑथोरिटेटिव स्टाइल है मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, यानी जो आज की जो नई धारणाएं हैं उनके अकॉर्डिंग की हम बात करें, जो पुराने पीछे हमने पढ़े डायरेक्टिंग, डिस्कसिंग और डेलीगेटिंग स्टाइल्स,
ये पुराने साइकोलॉजिस्ट ने दिए हुए स्टाइल्स हैं, और आज के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने जो स्टाइल्स दिए हैं ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर है। इनको हम कैसे पुराने स्टाइल से रिलेट कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑथोरिटेटिव स्टाइल को हम रिलेट करेंगे डायरेक्टिंग स्टाइल से, डेमोक्रेटिक स्टाइल को हम रिलेट करेंगे डिस्कसिंग स्टाइल से, लेसेस फेयर स्टाइल को हम रिलेट करेंगे डेलीगेटिंग स्टाइल से। और ये सब आपको पता ही है, एनसीईआरटी और एनसीएफ ने हमेशा रिकमेंड किया कि भाई लर्नर सेंट्रिक हमें एजुकेशन को रखना है। ये कोई पढ़ने वाली बात है भी नहीं। गाइस देखिए, आप पीवाईक्यूज देखिए, कितने इजी पीवाईक्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाने की हमें जरूरत ही नहीं होती। अगर किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम आ भी रहा है तो उससे रिलेटेड कोई एक ही शब्द है जो हमें याद रखना होता है, सिर्फ वही याद रख लेते हैं तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी 60 में से 30 क्वेश्चन आप ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, सिर्फ कॉमन सेंस लगाकर। तो कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए ही हम इन लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं। अब एमसीक्यू में देखते हैं, इनमें से कौन से स्टाइल में टीचर नॉलेज ट्रांसमीटर का काम करता है, यानी कि अथॉरिटी का काम करता है, तो भाई वो है डायरेक्टिंग स्टाइल। दूसरा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लर्नर इंडिपेंडेंस हम किस में देते हैं? इंडिपेंडेंस हम देते हैं डेलीगेटिंग स्टाइल में। अब हमसे पूछा है डिस्कसिंग स्टाइल की लिमिटेशन बताइए। बड़े अच्छे से हमने डिस्कस किया कि इसमें टाइम वेस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन और डिबेट्स किसके लिए सूटेबल है? तो वो है डिस्कसिंग स्टाइल के लिए। और टीचर एक फैसिलिटेटर यानी मिनिमल गाइडेंस जिसमें देता है वो है डेलीगेटिंग स्टाइल। स्लो लर्नर के लिए सबसे यूजलेस बताना है भाई, सबसे ज्यादा लीस्ट इफेक्टिव यानी यूजलेस गाइडेंस का स्टाइल कौन सा हो सकता है? वो है डेलीगेटिंग स्टाइल। क्योंकि जो स्लो लर्नर है उसके पास ऑलरेडी नॉलेज का अभाव है, तो पहले आप उसे डायरेक्टिंग मेथड से नॉलेज गेन करवाएंगे, फिर उसे डिस्कशन लेवल पर आप लाएंगे, फिर डेलीगेटिंग लेवल पर आप उसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्लो लर्नर को डायरेक्टिंग स्टाइल से पढ़ाना है, फिर डिस्कसिंग स्टाइल से पढ़ाना है नंबर 2, फिर आप आएंगे डेलीगेटिंग स्टाइल पर। अब अगला क्वेश्चन है सीटेट का क्वेश्चन है भाई, टीचर बिगिंस लेक्चर मोस्ट ग्रुप डिस्कशन, यानी उसने शुरुआत की लेक्चर से। लेक्चर का मतलब है डायरेक्टिंग स्टाइल, मोस्ट ग्रुप डिस्कशन का मतलब है डिस्कशन स्टाइल, एंड्स विद अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब है डेलीगेटिंग स्टाइल। तो इसने तो तीनों ही स्टाइल्स को इस्तेमाल किया है। अब बैलेंस्ड अप्रोच इसका आंसर होगा। गाइस अब अगला टॉपिक है हमारा टीचिंग मॉडल्स के बारे में, कि टीचिंग मॉडल्स हम किन्हें बोलते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स का मीनिंग क्या है? पर्सपेक्टिव यानी एक स्ट्रेटजी या फिर एक ब्लूप्रिंट। गाइस इस शब्द को आप याद रखिए, इसे मैंने नीले में ही लिखा है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब है टीचिंग मॉडल। तो जहां भी आपको टीचिंग मॉडल शब्द दिखाई दे उसके आंसर में ब्लूप्रिंट आपको जरूर मिलेगा। तो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही टीचर अपनी प्लानिंग करता है, कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है वो प्लान करता है, इवैल्यूएशन की और इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो भी यहीं पर उसका प्लानिंग होती है। ये टीचिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। देखो, एक है टीचिंग स्टाइल, उसके अंदर ये है भाई स्टाइल, टीचिंग का स्टाइल, उसके अंदर एक टर्म आएगी जिसे हम बोलेंगे टीचिंग का मॉडल। यानी टीचिंग स्टाइल एक ब्रॉडर टर्म है, टीचिंग मॉडल उस स्टाइल के अंदर आने वाला स्ट्रेटजी, प्लानिंग, उन सबको हम बोलेंगे टीचिंग मॉडल्स। जैसा मैंने आपको बताया था, मान लीजिए किसी टीचर का स्टाइल है कि उसे ऑथोरिटेटिव तरीके से ही पढ़ाना पसंद है, डायरेक्टिंग स्टाइल से पढ़ाना पसंद है। तो डायरेक्टिंग स्टाइल एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरह से प्लान करके, किस तरह से इवेल्युएट करना है, किस तरह कंटेंट को डिलीवर करना है, वो जो टू द पॉइंट स्ट्रेटजी बनेगी वो टीचिंग मॉडल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो टीचिंग स्टाइल के अंदर आता है टीचिंग मॉडल। तो ये मोर स्ट्रक्चर्ड है टीचिंग स्टाइल से। इसे डेवलप किया था ब्रूस जॉयस का आप नाम याद रखेंगे और मार्शा व्हील का आप नाम याद रखेंगे। जहां पर भी आपको ब्रूस जॉयस और मार्शा व्हील दिख जाए आपको आंसर लगाना है टीचिंग मॉडल या ब्लूप्रिंट। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है और यहाँ से कोई स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम को अचीव किया जाता है। तो हर एक टीचिंग मॉडल के 5 मेन एलिमेंट्स, 5 मुख्य तत्व रहेंगे हर एक टीचिंग मॉडल के। पहले तो देखेंगे कि उसका फोकस क्या है, कि भाई क्या आइडिया है, क्या पर्पस है वो मॉडल को अप्लाई करने का, कि बच्चे में हमें कौन सी टाइप की लर्निंग को डेवलप कराना है। क्या बच्चे में इंक्वायरी टाइप की लर्निंग को डेवलप कराना है, या उसमें कोई बिहेवियरल चेंज लेकर आना है, उसके अंदर कोई मोरल एथिकल वैल्यूज को हमें डेवलप कराना है। पहले हम ये डिसाइड करेंगे। फिर सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है गाइस वैसे तो वाक्य रचना क्रम, यानी क्रम से अब स्टेप वाइज हम अपने प्लान को बनाते चलेंगे स्टेप वाइज तरीके से। तो यहाँ सीक्वेंसेस आएंगे। सोशल सिस्टम,
यहाँ पहले डिसाइड किया जाएगा कि जो पढ़ाने का तरीका रहेगा टीचर डायरेक्टेड रहेगा या स्टूडेंट सेंटर्ड रहेगा, यानी इसमें कंट्रोल टीचर के पास रहेगा या स्टूडेंट के पास रहेगा। ये सोशल सिस्टम के तहत हम इसको समझेंगे। और सपोर्ट सिस्टम में हम देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल्स यूज किए जाएंगे, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होगा क्लास में। और एप्लीकेशन में हम देखेंगे वो सिचुएशन जहां पर इस मॉडल को यूज किया जा सकता है। तो इस तरह करके ये 5 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पर कोई भी टीचिंग मॉडल को प्रिपेयर किया जाता है। अब टीचिंग मॉडल को जॉयस और व्हील ने 4 फैमिलीज में डिवाइड किया, यानी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है सोशल इंटरेक्शन मॉडल। इसका एम रहता है कि बच्चों में सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाए, जैसे टीम वर्क, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कोऑपरेशन वगैरह, इन सब स्किल्स को बच्चों में डेवलप किया जाए। यहाँ पर टीचर का फर्ज बनता है कि वो ऐसी सिचुएशंस बनाए जहाँ पर लर्नर को अपॉर्चुनिटी मिले दूसरों से इंटरेक्ट करने की, नई प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की। तो मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर आप सबको सेम ही प्रॉब्लम दे देंगे तो कोई किसी 1-2 बच्चे ने भी उनको सोल्व कर लिया तो बाकी सारे बच्चे उससे पूछने जाएंगे कि बता भाई कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। ऐसा करके वो सारे बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह टीचर डिसाइड करता है कि अगर हमें सोशल इंटरेक्शन बच्चों का कराना है तो उनको प्रॉब्लम भी उसी टाइप की हमें देनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, सोशल इंक्वायरी मॉडल। अब इसमें किसने ये मॉडल दिया है आप याद रख लेना, शरण एंड शरण। सोशल इंक्वायरी मॉडल दिया बेरोन, मैसियलास एंड बेंजामिन कॉक्स ने। अब सोशल इंटरेक्शन मॉडल के मेरिट्स क्या है? इससे बच्चों में कोऑपरेशन बढ़ता है, डेमोक्रेटिक यानी सारी सोशल वैल्यूज उनमें बढ़ जाती हैं, सारी सोशल स्किल्स उनमें इंप्रूव हो जाती हैं। लिमिटेशन क्या है? टाइम बहुत ज्यादा इसमें कंज्यूम होता है, मुश्किल है इसे अप्लाई करना, बड़ी क्लास के साथ तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आप जब सरकारी स्कूल में जाएंगे आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो प्रैक्टिकली आपको ये सब स्ट्रेटजीज अप्लाई करने नहीं देंगी। जैसे आपकी क्लास में कम से कम 50-60 बच्चे मिलेंगे, सब पर आप इंडिविजुअल अटेंशन दे ही नहीं पाएंगे चाह कर भी, और ज्यादातर बच्चे हाईली मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो उनको उस मोटिवेशन के लेवल पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा। दूसरा मॉडल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का जो एम रहेगा कि लर्नर की एबिलिटी डेवलप करना जिससे वो कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और प्रोसेस कर सके। और इसमें बच्चे की थिंकिंग एबिलिटीज का एग्जांपल आप देखिए, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल सुस्मैन ने दिया, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल सुबेल ने दिया, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर ने दिया। अब देखिए, वैसे तो ये जो एग्जाम्पल्स इन मॉडल्स के अंदर दिए गए हैं इन पर ज्यादा ध्यान देने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मॉडल का कोर है, मॉडल की जो कोर वैल्यू है उस पर आप ध्यान दीजिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम है कि बच्चे की थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटीज को डेवलप कराना ताकि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, प्रोसेस कर सके। इसी तरह सोशल इंटरेक्शन मॉडल का काम है कि बच्चे में सोशल स्किल्स डेवलप हो सके। ये अंदर जो मॉडल्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। अब इसका फायदा क्या है? इससे क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, लेकिन इसके लिए हमें ट्रेन्ड टीचर्स की जरूरत पड़ती है और एक्टिव लर्नर्स की भी जरूरत पड़ती है। तीसरा है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। इसका एम है कि बच्चे के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ के कॉन्सेप्ट को, यानी खुद के मैं कौन हूँ ये जानने के लिए, मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, इस पर जोर दिया जाए और बच्चे की पर्सनैलिटी को इसी हिसाब से निखारा जाए। इसमें टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग इसमें यूज होगी और इसमें क्या है, बच्चे की अवेयरनेस पर ज्यादा काम किया जाएगा। तो जो नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल है कार्ल रोजर्स का, इस पर आप ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टीचिंग स्टाइल, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग स्टाइल अभी जो हमने पीछे पढ़ा, और यहाँ पर उसी का एक रेप्लिका आ गया है नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल। तो इसलिए इस पर हमने स्टार मार्क किया क्योंकि दो कॉन्सेप्ट एक साथ रिलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ल रोजर्स का नाम आप जरूर याद रखेंगे। इसके अंदर क्या होगा, वही सब जो वहां पढ़ा कि टीचर सिर्फ एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और बच्चा अपने आप अपनी एबिलिटीज को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यूज करेगा। इसका फायदा क्या है कि बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, इमोशनल मैच्योरिटी आएगी। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है कि इसमें कंटेंट आप ज्यादा बच्चे को डिलीवर नहीं कर सकते
और एग्जाम अगर पास है, एग्जाम ड्रिवन मोड आपका चल रहा है क्लास का, तो वहां पर आपको डायरेक्टिव मेथड यूज करना पड़ेगा ताकि आप जल्दी जल्दी बच्चों को कुछ क्वेश्चंस याद करा पाए और एग्जाम में उनको पास करा पाए। ये मॉडल तब काम आएगा जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अब गाइस लास्ट टाइप ऑफ मॉडल आता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल। इसका जो कोर एम है वो है भाई चेंज इन बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है उसमें कुछ चेंज आना चाहिए। अब वो चाहे रीइंफोर्समेंट के थ्रू आए या कंडीशनिंग के थ्रू आए। तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का जो मॉडल है वो बिहेवियरिज्म पर फोकस करता है। अब बिहेवियरिज्म की जो थ्योरीज है, स्किनर, पावलो और बंडूरा की आप थ्योरीज काफी ज्यादा पढ़ते हैं, तो एक बार इनसे आप गो थ्रू हो जाना। स्किनर चूहे मार, पावलो कुत्ता मार, तो इन सब की थ्योरी से एक बार आप गो थ्रू हो जाना, वहां से एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेना, बस इतना ही काफी है। तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल में आपको बिहेवियरिज्म पर फोकस करना है। और ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल है, प्रोग्राम्ड रहता है पूरी तरह से, इंस्ट्रक्शंस को पहले प्रोग्राम किया जाता है। और मास्टरी लर्निंग मॉडल जो ब्लूम्स ने दिया था, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स है जैसे, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स है जैसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन स्किनर वाला, मास्टरी लर्निंग मॉडल ब्लूम्स वाला, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने 4 मॉडल कौन कौन से देखे। तो 4 मॉडल है गाइस, पहला सोशल इंटरेक्शन मॉडल जिसमें सोशल स्किल्स पर जोर दिया जाएगा, या अंदर जो एग्जांपल्स हैं याद ना भी रहे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में बच्चे की एबिलिटी टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन पर जोर दिया जाता है। पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल पर बच्चे के सेल्फ डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल पर बच्चे के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में चेंज लाने पर जोर दिया जाता है। अब टीचिंग मॉडल का इंपॉर्टेंस क्या है? टीचिंग मॉडल एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क हमें दे देते हैं कि किस तरह हमें अपने कंटेंट को डिलीवर करना है, बच्चों के लर्निंग को इंश्योर करना है। ऑब्जेक्टिव्स को एकदम क्लैरिफाई कर देता है कि भाई जिस मॉडल को यूज करेंगे वही टाइप के स्किल्स उस बच्चे में डेवलप होंगी। और टीचिंग मॉडल अगर हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं तो हमारी जो टीचिंग की स्ट्रेटजी है वो अलाइन हो जाती है लर्निंग आउटकम से, यानी जिस तरह का आउटकम हम चाहते हैं फिर वही टीचिंग की स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे। और इससे टीचर एक डाइवर्स अप्रोच ले पाता है कि भी अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और ब्लूम्स की जो टेक्सोनोमी है उसके साथ भी अलाइन करता है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, इसको स्टार मार्क आप कर लीजिए। ब्लूम्स टेक्सोनोमी टीचिंग मॉडल्स के साथ अलाइन होती है, तो ये आपको स्टार मार्क कर लेना है। अब यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको समझने हैं। कोई भी सिंगल मॉडल बेस्ट नहीं होता है, जैसे कि हमने भी पीछे पढ़ा था। कोई भी सिंगल स्टाइल ऑफ टीचिंग बेस्ट नहीं होता, उसी तरह कोई भी सिंगल मॉडल ऑफ टीचिंग में बेस्ट नहीं हो सकता। हमें लर्नर्स की नीड का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कौन सा डिलीवर कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हमारे क्या है उस पर भी ध्यान रखना है। उसी के आधार पर हम मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और बीच बीच में मॉडल्स को इंटरचेंज भी करते रहेंगे। और जो भी इफेक्टिव एक अच्छा टीचर होगा वो ब्लेंड यूज करेगा इन सभी मॉडल का, यानी इन सभी टीचर इन सभी मॉडल्स को आपस में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन में वो यूज करेगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल जो है डेवलप किया था स्किनर ने। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल प्रपोज किया था शरण एंड शरण ने। गाइस ये सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं तो दोबारा आ सकते हैं, इसलिए मैंने इन सभी मॉडल्स के एग्जांपल्स को भी आपके नोट्स में डाला है। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, ओजबेल, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, सुशमैन, ये भी एनवीएस का आया हुआ। गाइस ये सारे वो क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से बनाया, वो सभी के सभी वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब पर्सनल डेवलपमेंट से कौन सा मॉडल रिलेटेड है, तो वो है नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल। इसमें बच्चा खुद ही सेल्फ लर्निंग करता है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन किस पर बेस्ड होते हैं? बिहेवियरिज्म पर। इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल नहीं है ये बताना है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मॉडल नहीं है। अब ये क्वेश्चंस आपसे अगर सोल्व नहीं होते एक बार पीछे जाइए, दोबारा नोट्स में देखिए और इन सभी मॉडल्स को दोबारा पढ़िए, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, तो इस तरह आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब आते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग पर। फेजेस ऑफ टीचिंग में पहले आपको ये समझना है कि टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई सारे फेजेस इंक्लूडेड होंगे। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, पिछली वीडियो में बात की थी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? एक होता है हमारा क्लासरूम, एक होता है क्लासरूम से पहले की बातचीत है, तो एक होता है क्लासरूम के बाद की बातचीत। जो क्लासरूम के अंदर हो रहा है
उसे हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन की डिलीवरी, या फिर इंटरेक्टिव फेज इसे हम बोलते हैं। ये है प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज यहाँ पर प्लानिंग होगी। ये है पोस्ट एक्टिव फेज, यहाँ पर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होगा। ये हम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी किया था, आज फिर से कर लिया है, तो इस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सेम चीजें की थी। बस यहाँ नाम आपको याद रखना है, जैक्सन का नाम आप याद रखेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग में। तो जो प्री एक्टिव फेज है इसमें सारी प्लानिंग होगी, फॉर्मुलेशन, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, कंटेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मेथड और स्ट्रेटजी प्लान की जाएगी, भाई किस तरीके से, किस वे ऑफ टीचिंग हमें पढ़ाना है, किस स्टाइल का यूज करना है, किस मॉडल का यूज करना है, और टीचिंग लर्निंग एड्स को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं। सारी की सारी प्लानिंग है, जिसमें जो प्री एक्टिव फेज में आपको सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग दिखाई देगी, तो इसे हम कह सकते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ टीचिंग। तो जो प्री एक्टिव फेज है वो है ब्लू प्रिंट का काम वो करता है। इंटरेक्टिव फेज में आपको डिलीवरी दिखेगी, कंटेंट की डिलीवरी। यहाँ पर बच्चों में पहले हम रेडीनेस और मोटिवेशन लेकर आएंगे, उनको पहले अलर्ट करेंगे, किसी भी तरह से कोई एनर्जाइजर एक्टिविटी कराएंगे, फिर उनको हम अपना कंटेंट प्रेजेंट करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे कांस्टेंट फीडबैक लेंगे, कंटिन्यूस फीडबैक लेंगे, उनको रीइंफोर्स करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, एप्रिसिएशन देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि लर्नर के बिहेवियर में कोई चेंज आया या नहीं आया, यानी जो भी क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटीज है वो सब आएंगी इंटरेक्टिव फेज में। और ये सब किया जाता है इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। और इंस्ट्रक्शन जहां शब्द आपको दिख जाए, तो इंस्ट्रक्शन पर जिसने थ्योरी दी थी उसका नाम था गैगने। तो गैगने ने इंस्ट्रक्शन के बारे में काफी कुछ बताया हुआ है। आगे चलते हैं हम पोस्ट एक्टिव फेज पर। अब देखिए, पोस्ट एक्टिव फेज में जाने से पहले एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि टीचर और लर्नर एक्टिवली जहां इन्वॉल्व होते हैं वो है इंटरेक्टिव फेज। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की अगर लर्नर्स की बात की जाए तो इंटरेक्टिव फेज में, क्योंकि क्लासरूम में तो इंटरेक्टिव फेज में ही मौजूद है, ना वो प्री एक्टिव फेज में मौजूद है, ना पोस्ट एक्टिव फेज में मौजूद है। स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव फेज में ही क्लासरूम में मौजूद होते हैं और एक्टिवली लर्निंग करते हैं। अब पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होगा, क्लासरूम खत्म होने के बाद जितना भी इवेल्युएशन का काम होगा, यानी बच्चे के अंदर क्या चेंज आया, कितना उसने सीखा, वो सब जब हम इवेल्युएट करेंगे वो सब आएगा पोस्ट एक्टिव फेज में। तो पहले हम असेसमेंट करेंगे बच्चे का, टेस्ट क्विजेस वगैरह ये सब देकर इवेल्युएट करेंगे कि भाई टीचिंग कितनी ज्यादा इफेक्टिव रही। रिफ्लेक्शन देखेंगे कि भाई बच्चे ने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर किस तरह से रिफ्लेक्ट किया, क्या वहां से हमें बच्चे की तरफ से कोई संदेश मिला, क्या इम्पल्स मिला, क्या स्टिमुलस मिला, और इसी के आधार पर बच्चे को हम फीडबैक देंगे और अगर उसे जरूरत है तो रिमेडियल क्लासेस भी देंगे और फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए प्लान हम करेंगे। तो जहां क्वालिटी चेक की बात आए वो है आपका पोस्ट एक्टिव फेज। अब इन तीनों फेजेस के बीच इंटर रिलेशनशिप को अगर देखा जाए, प्री एक्टिव सेट्स द स्टेज, यानी किस तरह लर्निंग होगी, ये सारी प्लानिंग आपको प्री एक्टिव फेज में दिखेगी। इस प्लान को जब एग्जीक्यूट किया जाएगा वो इंटरेक्टिव फेज में किया जाएगा, और कितनी इफेक्टिव लर्निंग हुई इसको इवेल्युएट किया जाएगा पोस्ट एक्टिव फेज में। फिर टीचिंग इज अ साइक्लिकल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो टीचिंग ऐसे चलती है, पहले प्री एक्टिव फेज, फिर आया इंटरएक्टिव फेज, फिर आया पोस्ट एक्टिव फेज। तो एक साइकिल की तरह चलता है, पहले हमने प्लान किया, प्लान के बाद उसे हमने इंटरएक्टिव फेज में एग्जीक्यूट किया और पोस्ट एक्टिव फेज में इवेल्युएट किया, और इवेल्युएशन के बाद हमें पता चला कहाँ कहाँ कमियां रही, फिर उन कमियों को दोबारा प्लान किया, फिर दोबारा एग्जीक्यूट किया, फिर इवेल्युएट किया, फिर देखा कहाँ कमी रही, फिर दोबारा प्लान किया, फिर इवेल्युएट की, एग्जीक्यूट किया, फिर इवेल्युएट किया। तो इस तरह साइक्लिक और कंटिन्यूअस रूप से ये टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटी चलती रहती है। अब आते हैं PYQs पर, किस फेज पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा, तो फॉर श्योर ये प्री एक्टिव फेज में किया जाएगा। रियल क्लासरूम का इंटरेक्शन कहाँ दिखता है, भाई इंटरेक्टिव फेज में दिखता है। इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, इवेल्युएशन कहाँ दिखाई देता है, हमेशा ही पोस्ट एक्टिव फेज में इवेल्युएशन दिखाई देता है। जैक्सन किससे जोड़ा जा सकता है, फेजेस ऑफ टीचिंग से। रीइंफोर्समेंट ड्यूरिंग टीचिंग ऑकर्स इन, रीइंफोर्समेंट यानी हमने बच्चों की तारीफ वगैरह की, वो क्लास के अंदर ही करेंगे तो वो इंटरेक्टिव फेज में किया जाएगा। प्रिपेयरिंग लेसन प्लान एंड टीचिंग एड, ये सब प्री एक्टिव फेज में किया जाएगा। Which of the following activity is not a part of post active phase, का कौन पार्ट नहीं है, देखिए फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव्स पोस्ट एक्टिव फेज का पार्ट नहीं है, प्री एक्टिव फेज का पार्ट है, बाकी सब कुछ पोस्ट एक्टिव फेज में आ जाता है। अब आता है गाइस मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, हम किसे कहते हैं। गाइस मैं थोड़ा फास्ट पेस में चल रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम इस टीचिंग एप्टीट्यूड को खत्म करें, अपनी आने वाली 3-4 क्लासेस में से खत्म कर दें,
ताकि फिर हम आईसीटी पर मूव करें, साइंस पर मूव करें और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को हम कवर करें। सबसे ज़्यादा नंबरों का इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसे उठाया है और बच्चों में कन्फ्यूज़न भी इसी को लेकर था, इसलिए पहले मैं यही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, एवरी टाइप ऑफ फीडबैक इज वेलकम और उसी के हिसाब से आने वाले लेसन्स को भी प्लान किया जाएगा। आगे है मीनिंग। देखिए मैक्सिम का मीनिंग क्या होता है। मैक्सिम का मतलब है वो जनरल प्रिंसिपल्स जो हम अपने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में यूज करने वाले हैं या जनरल गाइडलाइंस। तो मैक्सिम्स का मतलब है जनरल प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस जो किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लॉजिकल, नेचुरल, इफेक्टिव, लर्नर फ्रेंडली बनाने में मदद करे। यानी अल्टीमेटली हमारे गोल्स को अचीव करने में जो प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस मदद करे उन्हें कहा जाता है मैक्सिम्स। तो मैक्सिम शब्द से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई मैक्सिम किसे कहते हैं। मैक्सिम्स आर जनरल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, दे आर रूल ऑफ थंब। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि भाई हम सीक्वेंस से और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर पाए और बच्चे में लर्निंग ला पाए। अल्टीमेट गोल वही है, बच्चे में आनी चाहिए लर्निंग। कैसे आएगी? टीचिंग से कैसे आएगी? हम टीचिंग का कोई स्टाइल यूज करेंगे, टीचिंग के स्टाइल के अंदर हम जाएंगे, फिर मॉडल्स में मॉडल यूज करेंगे और मॉडल में फिर वही होगा प्री एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज। और फिर टीचिंग का एक ओवरऑल मैक्सिम होगा कि भाई कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स यूज किए जाएंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब मेजर मैक्सिम्स कौन कौन से हैं गाइस? बिल्कुल आसान है। देखिए फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी बच्चे को पहले कोई ऐसी चीज दिखाई जाए जो जानता है, फिर कोई ऐसी चीज दिखाई जाए जो उससे रिलेटेड है पर उसे नहीं जानता। तो इस तरह नोन से अननोन तक बच्चे को ले जाया जाता है। जैसे बच्चे को अगर आपको डेमोक्रेसी पढ़ाना है तो डेमोक्रेसी आप उसे डायरेक्टली समझाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उससे आप स्टूडेंट काउंसिल को जो इलेक्शंस होते हैं स्कूल में, किसी भी टाइप के इलेक्शंस होते हैं, वो याद दिलाइए कि वो किस तरह कराए जाते हैं, फिर आप उसे रिलेट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से। तो ये है नोन, ये है अननोन, दोनों को ऐसे जोड़ दिया। अगला है भाई मैक्सिम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चे को कोई सिंपल चीज दिखाई, फिर कॉम्प्लेक्स चीज दिखाई, दोनों को जोड़ दिया। स्टार्ट विद बेसिक्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे मूव करते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट पर। जैसे बच्चे को डायरेक्टली हम अलजेब्रा नहीं सिखाएंगे, पहले हम उसे एडिशन सिखाएंगे। एडिशन सिखाने के बाद उसे अलजेब्रा पर मूव कराया जाएगा। फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कोई रियल लाइफ एग्जांपल पहले हम देंगे, फिर कोई इमेजिनरी चीज से उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर दोनों को रिलेट कर देंगे। जैसे हमने बच्चे को मैथ स्टिक यानी माचिस की तीली का यूज करके सब्ट्रैक्शन का मतलब समझाया, फिर उसे सिंबल से इंट्रोड्यूस कराया। पहले बच्चे को, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, हाथ में हमने ली 4 तिल्लियां, 2 तिल्लियां निकाल ली, फिर बच्चे से पूछा कितनी बची, वो बोलेगा 2। तो इस तरह हमने रियल लाइफ का कोई एग्जाम्पल उसे दिखाया, फिर उसे एब्स्ट्रैक्ट तक हम ले गए, यानी फिर हमने वो लिख कर दिखाया कि बेटा इसका मतलब होता है माइनस। तो 4 और 2 के बीच ये साइन लग जाएगा तो हमारे पास 2 तिल्लियां गायब हो जाएंगी। इस तरह करके हम उसे एब्स्ट्रैक्ट से यानी एक ऐसी चीज से, इमेजिनरी चीज से उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से साधारण की ओर। पहले हमने बच्चे को बताया कि ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ऐसी फिगर दिखे वो ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो सकता है। फिर हम उसे बताएंगे ट्रायंगल्स के सारे कोणों का जोड़ हमेशा ही 180 होगा। यानी पहले हमने उसे एक विशेष चीज बताई कि ट्रायंगल क्या है, फिर उन सभी विशेष चीजों में कॉमन चीज क्या है, जनरल चीज क्या है, वो ढूंढकर हम लेकर आए। फिर फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले बच्चा किसी नॉलेज को जानता है, उसी से एनालाइज करेगा, फिर उसी से कुछ नया बनाएगा। तो जाने हुए से कुछ नया बनाना कहलाएगा फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। जैसे बच्चा ग्रामर में किसी एक सेंटेंस को देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, फिर प्रेडिक्ट कर पाता है कि आने वाले सेंटेंस को किस तरह फ्रेम किया जा सकता है। फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले बच्चे को कोई पूरी चीज दिखाई जाए, फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों को समझाया जाए। ये साइंस में बड़ा अच्छे से इस्तेमाल होता है। जैसे आपको बच्चों को समझाना है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है, तो आप एक फूल ले आइए, पहले पूरा फूल दिखाइए, फिर एक पत्ता तोड़िए, ये है सेपल, ये है पेटल, ये है ओवरी, ये है स्टेमन। इस तरह करके आप उसे होल से उसके पार्ट्स तक लेकर जा सकते हैं, पूर्ण से अंगों तक। फिर फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, मतलब अनंत से अंत तक लेकर जाना। जैसे एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है जो एक बहुत ही वेग कॉन्सेप्ट है। एनर्जी कई टाइप की है, कहीं भी हो सकती है, जहाँ मैटर है वहाँ एनर्जी भी है,
तो एनर्जी को समझाने के लिए इसी तरह के साइंटिफिक वेग आइडियाज यानी जो आइडियाज हैं उनको समझाने के लिए इंडेफिनेट टू डेफिनेट अप्रोच का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो इसमें क्या है, बच्चे की पहले साइकी को समझाया जाएगा कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या उसका इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाएगा। जैसे बच्चे को हमें लॉजिकल सीक्वेंस समझाना है या उसे हमें डिवीजन समझाना है, तो हम चॉकलेट्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट के साथ वो बच्चा उन चॉकलेट्स को देखेगा और डिवीजन को सीख जाएगा। एम्पिरिकल टू रेशनल, यहाँ पर बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप किया जाएगा। तो रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए हम एम्पिरिकल टू रेशनल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले बच्चा उबलते हुए पानी को देखेगा, फिर वो अपने आप समझ जाएगा कि इसके अंदर हीट का ट्रांसफर हुआ है। हमारा लास्ट मैक्सिम है फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। पहले बच्चे को कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखाया जाएगा, फिर उसे सिंबल से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जैसे पहले बच्चे को हमने असली का एक लीफ दिखा दिया, फिर बच्चा समझ गया लीफ किसे बोलते हैं। फिर अगली बार जब भी हमें लीफ की बात करनी होगी, हम सिंपल सा एक डायग्राम या स्ट्रक्चर बनाकर उसको दिखा देंगे और वहीं पर सारे पार्ट्स को लेबल करके हम दिखा देंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले देखिए, नोन से अननोन की तरफ जाना, फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, कॉन्क्रीट यानी एग्जिस्टिंग चीज से नॉन एग्जिस्टिंग आइडिया तक जाना, पर्टिकुलर यानी विशेष से सामान्य की तरफ जाना, एनालिसिस टू सिंथेसिस, किसी चीज को देखना, एनालाइज करना, उस पर विश्लेषण करना और फिर कोई नई नॉलेज को क्रिएट करना, पूरे से छोटे की तरफ जाना, होल टू पार्ट, इंडेफिनिट अनंत से अंत की तरफ जाना। 8वें नंबर पर साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एम्पिरिकल टू रेशनल, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सब मैक्सिम्स है, कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे। 10 है गाइस, 10 है। एक बार और पढ़ेंगे, 2 बार और पढ़ेंगे, आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे और आपको सिर्फ इनका जो सेंट्रल आइडिया है वो ही याद रखना है, पूरी ऐसे डेफिनेशन नहीं रटनी आपको। आपका एग्जाम एमसीक्यू टाइप है तो एमसीक्यू की तरह ही हम इसे याद करेंगे। अब मैक्सिम्स की इंपॉर्टेंस क्या है? एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बच्चे को समझाया जा सकता है, टीचिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से चलती है और जो लर्निंग है इजी हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है और नेचुरल तरीके से निकल कर बाहर आती है, क्योंकि हम प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को जोड़ रहे हैं किसी नई लर्निंग से और फिर उससे कुछ नया सिंथेसाइज भी कर रहे हैं। यानी टीचिंग के जो मैक्सिम्स है वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, हमारी करंट नॉलेज और जो हम सिंथेसाइज करने वाले हैं और जो आने वाली नॉलेज, इन सब के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से आने वाले क्वेश्चंस को आप देखते हैं। अब देखिए, नोन टू अननोन का जो मैक्सिम है वो किस पर बेस्ड है? नोन टू अननोन सीधा दिखाई दे रहा है, अगर उसे पहले से कुछ जानता है यानी प्रीवियस नॉलेज, तो इसका आंसर है बी, टीचिंग सब्ट्रैक्शन विद मैचस्टिक्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सिंबल्स। तो देखिए, मैचस्टिक एक कॉन्क्रीट यानी कि वास्तविक चीज है और जो माइनस का सिंबल है वो एक एब्स्ट्रैक्ट यानी दिमाग में सिर्फ एक आइडिया है। तो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट वाला मैक्सिम यहाँ पर यूज हो रहा है। एनालिसिस टू सिंथेसिस की अगर बात करें तो इसके लिए जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो है ए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले छोटे छोटे पार्ट्स को, किसी चीज के छोटे छोटे पार्ट्स को हमने समझा, फिर उनको जोड़कर पूरी चीज बना दी। तो हमने एनालाइज किया किसी चीज को, फिर नई चीज को सिंथेसाइज किया। आगे भाई, पहले टीचर एक फूल दिखाता है, फिर उसके पार्ट्स दिखाता है। तो फूल का मतलब है पूरा फूल, होल हमने दिखाया, फिर उसके पार्ट्स दिखाए, पार्ट, होल टू पार्ट वाला मैक्सिम यहाँ पर यूज हुआ। अब है एम्पिरिकल नॉलेज से रेशनल की तरफ जाना। यहाँ पर हम बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी पर काम करते हैं, तो इसका आंसर है बी, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जाना। इसमें हम पहले बच्चे की साइकी समझते हैं, यानी उसके इंटरेस्ट पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए, इंटरेस्ट सब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ इंटरेस्ट सब दिखाई दिया वही हमारा आंसर है। आगे भाई, अगर टीचर ने पहले पूरा पत्ता दिखाया रियली, फिर उसका डायग्राम दिखाकर उसको रिप्रेजेंट किया, तो एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। तो वैसे इस तरह सभी क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया, बड़ी आसानी से कर लिया, क्योंकि पहले हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था, फिर जब उन्हीं पर आधारित PYQs को सोल्व किया तो बड़े आसानी से वो सोल्व हो गए। तो ऐसा हम आए हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग पर, और लेवल्स ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे पहले इसका मतलब क्या है। ये वो स्टेजेस हैं टीचिंग की जिन्हें कॉग्निटिव डिमांड के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है, यानी बच्चे के दिमागी क्षमता कितनी है उसके आधार पर
हम किस लेवल पे बच्चे को पढ़ाएंगे, इसे बोला जाता है लेवल ऑफ टीचिंग। और जहां आपको लेवल ऑफ टीचिंग का नाम दिख जाए वहां आपको इनके नाम याद रखने, एनएल, गेग, मॉरिसन, ब्लूम, इन 3 लोगों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो डेप्थ ऑफ मेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी बच्चे का जो दिमाग है किस हद तक इन्वॉल्व है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में, उसको मद्देनजर रखते हुए लेवल्स ऑफ टीचिंग को 3 मुख्य लेवल्स में बांटा गया। पहला है मेमोरी एंड रिसेप्शनल लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। पहले आपको थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। मेमोरी लेवल का मतलब है यहाँ पर बच्चे की मेमोराइजेशन पावर पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर बच्चे की सूझबूझ यानी उसकी थोड़ी सी थिंकिंग एबिलिटीज पर काम किया जाएगा, रीजनिंग एबिलिटीज पर काम किया जाएगा। और जब बच्चे की रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटीज अच्छे से, क्रिएटिविटी बच्चे में अच्छे से डेवलप हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग उसको करनी आ जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्टिव यानी फिर वो रिफ्लेक्शन देगा अपनी नॉलेज का। फिर बच्चा ये दिखाने लगेगा कि उसे काफी कुछ आ गया है, उसके आधार पर वो कुछ नया सेल्फ लर्न करने की क्षमता रखता है। तो आइए एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं इन लेवल्स ऑफ टीचिंग को। तो मेमोरी बेस्ड जो लेवल ऑफ टीचिंग है ये किसने दी थी? हर्बर्ट। तो भाई नाम याद रखना हर्बर्ट का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये टीचर सेंटर्ड है क्योंकि इसमें हम रट्टा मारने पर जोर देंगे, रिकॉल यानी वही रिवाइज करना, याद करना, जैसे पोएम सुनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें टीचर एक अथॉरिटी का काम करेगा, सिर्फ ट्रांसमीटर होगा नॉलेज का। यहीं से हम इसे रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टिंग मेथड से। डायरेक्टिंग मेथड से यहाँ हम इसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टिंग मेथड में जो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट था वो पैसिव था, यहाँ पर भी सेम है। और इसमें जो इवेल्युएशन है वो रिकॉल और रिकॉग्निशन पर आधारित है, यानी बच्चे ने क्लास में किताब में जो रटा है वही सेम चीज उसको पेपर में मिल गई तो वो उसको लिख देगा, आंसर लिख देगा, नहीं तो वो नहीं लिख पाएगा। थोड़ा सा भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ बच्चे के अंदर कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती, बस एक मेमोरी बेस्ड लर्निंग उसमें हो जाती है। और इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकते हैं, ओरल रिसाइटेशन टेस्ट ले सकते हैं। इसका फायदा क्या है भाई, प्राइमरी लेवल तक ये बड़े अच्छे से काम करता है। बच्चों को कोई फैक्चुअल डेटा याद कराना है और कम टाइम में ये टाइप की लर्निंग की जा सकती है। पर इसका लिमिटेशन है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में बिल्कुल नहीं आती, रोट लर्निंग हो जाती है बच्चे के अंदर। और हायर एजुकेशन में इसका कोई काम नहीं है। हालांकि इंडिया में तो आज तक रोट लर्निंग ही चल रही है, हायर एजुकेशन में भी हम भी तो वही कर रहे हैं अभी। पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रोट लर्निंग ना करनी पड़े, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। आगे भाई अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्या किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जहाँ आपको दिखे, मॉरिसन का नाम याद रखना है। यहाँ पर टीचर और लर्नर दोनों बराबर रूप से काम करेंगे। यहाँ पर टीचर एक गाइड का, एक्सप्लेनर का काम करेगा। बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व जरूर होगा, लेकिन टीचर भी उसको थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके रखेगा। और यहाँ पर जो फोकस रहेगा बच्चे का कॉन्सेप्ट समझने में, यानी यहाँ पर वही थोड़ी थोड़ी रीजनिंग एबिलिटीज उसकी डेवलप की जाएंगी, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज थोड़ी थोड़ी डेवलप की जाएंगी। यहाँ आप इवेलुएट कैसे करेंगे, बच्चे का टेस्ट लेकर जिसमें वो एक्सप्लेन करे या किसी चीज की एप्लीकेशन बताता है। इसकी मेरिट्स क्या है कि बच्चे में थोड़ी सी रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ने लगती है, स्टूडेंट पार्टिसिपेटिव बनने लगता है। ये मिडल और सेकेंडरी लेवल तक यानी अप टू 10th क्लास तक बड़े अच्छा काम करती है, पर इसमें टाइम ज्यादा लगता है और इसमें स्किल्ड टीचर का होना बड़ा जरूरी है। तीसरा वे रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ रिफ्लेक्टिव लेवल है, हंट का नाम आपको याद रखना है। ये टोटली लर्नर सेंटर्ड है। यहाँ पर हाईएस्ट कोग्निटिव इन्वॉल्वमेंट होगा लर्नर का। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रिसर्च, ये सब कुछ एकदम टॉप नॉच लेवल पर डेवलप करा दिया जाएगा। टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, टीचर सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ लर्नर एकदम इंडिपेंडेंट है। जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स को आप देखते हैं वो अपने आप सीखते हैं, उनका जो पीएचडी गाइड है वो सिर्फ उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। बच्चा अपने आप लॉजिकल थिंकिंग करेगा, एक्सप्लोरेशन, हाइपोथेसिस बनाएगा, थ्योरीज बनाएगा, प्रिंसिपल्स बनाएगा और रिसर्च करेगा हायर लेवल पर। इवेल्युएशन का तरीका भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएं, तो इस शब्द को मैंने हाईलाइट कर दिया है। प्रोजेक्ट्स, रिसर्च वर्क यहाँ दिए जाएं। देखिए प्रोजेक्ट शब्द यहाँ भी आया और डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ टीचिंग में भी आया, तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल को डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ टीचिंग से कंपेयर कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसमें बच्चे में ओरिजिनल आइडियाज बच्चा बनाना सीखता है, क्रिएटिविटी आती है,
हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आती हैं बच्चे में। हायर एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज में ये वाला जो टीचिंग का लेवल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये इमेच्योर लर्नर्स नहीं कर पाते और हाई मोटिवेशन चाहिए होता है इसमें लर्नर का, और रिसोर्सेज हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में चाहिए होते हैं। अब इन तीनों लेवल में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। मेमोरी लेवल फैक्चुअल बेस प्रोवाइड करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करता है, रिफ्लेक्टिव लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी वाली एबिलिटीज को डेवलप करता है। और कोई भी लेवल आइसोलेटेड नहीं है, तो इस बात को स्टार मार्क कर लीजिए। तीनों के तीनों लेवल एक साथ चलते हैं। सच बात तो ये है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, जब प्राइमरी स्टेज पर है, उस टाइम बच्चे की मेमोरी लेवल ज़्यादा काम करती है, क्योंकि उस टाइम वो नई नॉलेज को ले रहा है, सिर्फ फैक्ट्स को याद कर रहा है। जब बच्चा मिडिल स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में पहुंचता है, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी रीजनिंग एबिलिटीज उसकी काम करती है। हालांकि मेमोरी लेवल तब भी काम करता है और रिफ्लेक्टिव लेवल भी काम करता है, पर बहुत कम मात्रा में। और जब वो कॉलेज में पहुंच जाता है तो रिफ्लेक्टिव लेवल एकदम टॉप पर पहुंच जाता है, मेमोरी लेवल कम और अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा कम। इस तरह ये जो लेवल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के और टीचिंग के, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं एज के साथ, क्लास के साथ, जरूरत के हिसाब से। तो गैस छोटे से ब्रेक पर गया था मैं, काफी ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया, मैं थक गया हूँ काफी, तो इसको पूरा तो करेंगे अभी। तो गैस चलो देखते हैं एग्जांपल्स। तो इंटर रिलेशनशिप हमने देखा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल पर। अब इसके एग्जांपल, हम इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए वाटर साइकिल हमें बच्चों को समझाना है, तो मेमोरी लेवल पर हमें बच्चों को पहले याद करवाना होगा कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन हम किसे कहते हैं। पहले हमने बच्चों को याद कराया कि इवेपोरेशन क्या चीज है, फिर हमने बच्चों को याद कराया कि कंडेंसेशन क्या चीज है, फिर हमने बच्चों को याद कराया कि प्रेसिपिटेशन क्या चीज है। तो इनकी डेफिनेशंस याद हमने कराई, वो था मेमोरी लेवल। फिर हम आएंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, तो फिर हम बच्चों को समझाएंगे कि इवेपोरेशन में पानी गैस में बदल जाता है, और जब यही पानी वापस से लिक्विड बनता है, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं, तो वहां पर पानी बनता है लिक्विड में, और फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन के रूप में वापस नीचे आता है, और इस तरह हमें पानी मिल जाता है। तो एक तरह से हमने इनके बीच में ऐसा इंटर कनेक्शन बनाकर बच्चों को समझाया, तो बच्चों को एक बेटर तरीके से ये चीज समझ आई। यानी हमने मेमोरी लेवल भी कवर कर लिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कवर कर लिया। अब बारी है रिफ्लेक्टिव लेवल की। अब बच्चे जब ये तीनों चीजें समझ चुके होंगे, तो अब वो अपने आप अंदाजा लगाएंगे कि भाई आजकल जो है बारिश किसी किसी रीजन में बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो बारिश कम होने का रीजन क्या हो सकता है? या तो इवेपोरेशन कम हो रहा है, नहीं, इवेपोरेशन भी कम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। क्या कंडेंसेशन कम हो रहा है? नहीं, बादल बन रहे हैं, फिर भी बन रहे हैं। तो फिर बच्चे इसको रिलेट करेंगे ज्योग्राफी से, और बच्चे समझेंगे कि जो वेदर पैटर्न है वो ही बदल गया है, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर एरियाज में प्रेसिपिटेशन कम देखने को मिलता है। ये हुआ बच्चे का रिफ्लेक्टिव लेवल। इस तरह हम तीनों लेवल पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं एमसीक्यूज को। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड रोट लर्निंग? तो वो तो सबसे पहला लेवल है जिसे प्राइमरी स्टेज पर हम यूज करते हैं, memory level. Memory level of teaching was propounded by Herbert. Which level of teaching promotes critical thinking? Reflective level. The understanding level of teaching was proposed by Morrison. Reflective level of teaching was proposed by Hunt. अब हायर एजुकेशन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल का, और सबसे ज्यादा पैसिव पूछे तो मेमोरी लेवल ही है वो। तो वैसे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप देख रहे हैं कि आपने अभी भी देखा कि हमने अभी तक जितना भी इस चैप्टर को, इस यूनिट को पढ़ा है, ट्रॉपिक्स पढ़ने में आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा इजी आते हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आता। थोड़ी सी कॉमन सेंस ही बस यूज करनी होती है। गाइस अब देखते हैं टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो टीचिंग एक सिंपल एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। ये सिंपल या लीनियर एक्ट नहीं है कि हमें एक ही दिशा में चलते रहना है। हमें बार बार अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग लर्निंग एड्स को चेंज करना पड़ता है, टीचिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, टीचिंग मॉडल्स को चेंज करना पड़ता है, और पूरी की पूरी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को ही सिचुएशंस के हिसाब से, लर्नर्स के हिसाब से, कंटेंट, एनवायरनमेंट, इन सब के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको चेंज करना पड़ता है। तो ये सिंपल और लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं है।
इट इज कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टी डायमेंशनल। और देखो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो टीचर कैसा है, लर्नर कैसा है, कंटेंट क्या प्रोवाइड करना है, एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास में, या कैसा प्रोवाइड हमें करना चाहिए, गोल्स क्या है एजुकेशन के, और गोल्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट किए गए हैं, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। तो ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में। इसलिए टीचिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। अगर टीचिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो लर्निंग भी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक एक्टिविटी है। मैंने पिछली क्लास में आपको बड़े अच्छे से समझाया था, जो कुछ प्रिंसिपल्स टीचिंग पर अप्लाई होते हैं वही लर्निंग पर भी अप्लाई होंगे, बिकॉज लर्निंग इज एन आउटकम ऑफ टीचिंग। तो जैसा नेचर टीचिंग का है वैसा ही नेचर लर्निंग का होगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आती है? कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि टीचिंग में टीचर को मल्टीपल रोल्स लेने पड़ते हैं, अलग अलग स्किल सीखनी पड़ती हैं, और अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट यानी अलग अलग तरह के उदाहरण और सिचुएशंस बच्चों के सामने रखनी पड़ती हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। अब देखते हैं क्या क्या आयाम हो सकते हैं इन जटिलताओं के, कॉम्प्लेक्सिटी के डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है हमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हो, जैसे बच्चे का कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन को हमें टच करना हो, जिसे हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं, और इन सबको एक साथ ही अचीव करना तो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो इसके हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी को, टीचिंग स्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तीनों तरह के स्किल्स को हमें एक साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लर्नर की डाइवर्सिटी कैसी, यानी कुछ लर्नर्स आपके पास हायर मेंटल लेवल के होंगे, कुछ लोअर मेंटल लेवल के होंगे, कुछ CWSN हो सकते हैं, कुछ गिफ्टेड हो सकते हैं। तो इन सबको एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाना वो भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, जो टीचिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। सब्जेक्ट मैटर की कॉम्प्लेक्सिटी, अगर टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट है यानी जो वास्तविक जीवन में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सब दिमाग में और कैलकुलेशंस के रूप में चलता है, जैसे अलजेब्रा, डेमोक्रेसी, इनको समझाना बड़ा जटिल रहता है। तो इनके लिए हमें कोई ऐसा टीचिंग मैक्सिम यूज करना पड़ता है जिसे हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तक उस बच्चे को लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ऐसी कोई टीचिंग मैक्सिमा यूज करेंगे। अब टीचर को अलग अलग तरह के रोल्स लेने पड़ते हैं, कभी इंस्ट्रक्टर बन गया, कभी गाइड बन गया, कभी काउंसलर बन गया, कभी इवेल्युएटर, कभी मेंटोर। तो अलग अलग तरह के रोल्स जब टीचर लेता है तो टीचिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज बन जाती है। और इन रोल्स के बीच में शिफ्ट करना, और ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा जो टीचिंग का स्टाइल है, कभी वो डायरेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा है, कभी वो डिस्कशन वाले स्टाइल से पढ़ा रहा है, कभी वो डेलीगेशन यानी प्रोजेक्ट देकर पढ़ा रहा है। तो ये अलग अलग तरह के रोल्स और टीचिंग स्टाइल्स, टीचिंग स्ट्रेटजी टीचर बदलता रहता है। क्लासरूम का मैनेजमेंट करना, डिसिप्लिन बनाना, मोटिवेशन, टाइम, और ग्रुप जो हमने क्लासरूम में बना रखे हैं बच्चों के, उनके क्या डायनेमिक्स हैं, किस तरह उनमें विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, उन सबको बैलेंस करके चलना, ये भी टीचिंग को बड़ा जटिल बनाता है। डिसीजन मेकिंग नेचर जो है, टीचर कितना अच्छा डिसीजन मेकर है, रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, ऑन द स्पॉट डिसीजन यानी हाजिर जवाबी, और एक्सटेम्परे स्किल्स टीचर की कितनी अच्छी हैं, एरर फ्री रिस्पॉन्स जो टीचर स्टूडेंट्स को दे पा रहा है, यानी ये सब कुछ टीचिंग को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और कॉन्टेक्स्ट यानी किस संदर्भ में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल का कल्चर कैसा है, पॉलिसीज कैसी हैं, करिकुलम, रिसोर्सेज और एक्सपेक्टेशंस क्या है सोसाइटी की, पेरेंट्स की, वो सब भी टीचिंग पर एक तरह का दबाव डालता है, और उस दबाव के नीचे टीचर काम करता है। क्लासरूम हमेशा डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, कभी भी प्रेडिक्टेबल, फुल्ली प्रेडिक्टेबल कभी नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड क्लास में होता रहता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सेज कुछ ना कुछ होते रहते हैं। अब टीचिंग के कॉम्प्लेक्स होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं जानते हैं। देखो, टीचिंग एक आर्ट और साइंस दोनों है, जिसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल विजडम, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, इन तीनों तरह की स्किल्स का होना किसी टीचर में बड़ा जरूरी है। तो टीचर को अपने अंदर पेडागोजी की नॉलेज रखनी चाहिए, सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज रखनी चाहिए, और साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की साइकी को समझना, बच्चों की मनोभावनाओं को समझना टीचर को बड़े अच्छे से आना चाहिए। एथिकल वैल्यूज उसके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात चल रही है, टीचर प्री एक्टिव फेज में प्लान करता है, पढ़ाता है इंटरेक्टिव फेज में, जिसे इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से डिलीवर किया जाता है, फिर इवैल्यूएशन पोस्ट एक्टिव फेज में करता है,
लर्नर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई गांव से, कोई शहर से है, तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में हो सकता है गांव का बच्चा ज्यादा अच्छा जानता हो, शहर का बच्चा ना जानता हो, तो दोनों को एक साथ एक ही ग्रुप में डाल देना ताकि दोनों एक दूसरे से कुछ सीख पाए, इस तरह की प्लानिंग टीचर कर सकता है। और टीचर एग्जाम्पल यूज करता है, एक्टिविटीज कराता है, आईसीटी मेथड्स का यूज करता है और डिस्कशन कराता है, टाइम मैनेज करना, डिसिप्लिन, डाइवर्स ओपिनियंस को हैंडल करना, ये सब दिखाता है कि टीचिंग लीनियर एक्टिविटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस पर। तो टीचिंग को एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कहा जाता है, क्यों? क्या इसमें सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज है? बिल्कुल नहीं। क्या ये यूनि डायरेक्शनल है? नहीं, मल्टी डायरेक्शनल है। इट रिक्वायर्स बैलेंसिंग मल्टीपल रोल्स ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही, यही आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग? मल्टीपल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सब कुछ, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग रियल क्लासरूम इज मेनली पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीचिंग। आगे है टीचिंग इज कॉल्ड बोथ आर्ट एंड साइंस बिकॉज इट कंबाइंस नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड वैल्यूज। देखो, नॉलेज, स्किल्स, इनको अक्वायर करने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो जहाँ सिस्टमैटिक्स की बात आ जाए वो है साइंस, और क्रिएटिविटी और वैल्यूज, वैल्यूज रिलेटेड है भाई सोशल वेलबींग से, और क्रिएटिविटी रिलेटेड है आर्टिस्टिक नेचर से। तो यहाँ पर साइंस और आर्ट दोनों तरह की जो विशेषताएं हैं शिक्षा की वो दिखाई गई है। फिर द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ क्लासरूम सिचुएशन मेक्स टीचिंग कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन टीचिंग कॉम्प्लेक्सिटी? यहाँ पूछा है कौन सा फैक्टर नहीं है जो टीचिंग को कॉम्प्लेक्स बनाता है। यूनिफॉर्म लर्निंग एबिलिटी, मान लीजिए सारे स्टूडेंट की जो लर्निंग एबिलिटी है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी सारे स्टूडेंट्स एक ही लेवल पर है, तो वहां कोई कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी नहीं, तो यानी कि यही इसका आंसर है। बाकी सब देखो, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे टीचिंग को, टीचर के मल्टीपल रोल होंगे वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सोशल एक्सपेक्टेशंस होंगी वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लेकिन अगर सारे लर्नर्स एक ही लेवल पर खड़े हैं तो वो टीचिंग को आसान बनाएंगे, मुश्किल नहीं बनाएंगे। तो इसका आंसर है बी। टीचिंग एज अ प्रोफेशन की अब बात करते हैं। पहले तो प्रोफेशन का हम मतलब समझते हैं। अब वैसे आम भाषा में अगर देखा जाए तो लोग प्रोफेशनल का मतलब समझते हैं, सूट बूट टाई वाई लगाकर कोई आ गया तो बोलते हैं प्रोफेशनल है। प्रोफेशन का कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेशन का मतलब है कोई ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें जरूरत हो स्पेशलाइज्ड नॉलेज या ट्रेनिंग की, या जिसे हम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी बोल सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनको अपने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिनको करने के बाद ही वो डॉक्टर या इंजीनियर कहलाते हैं, उनको प्रोफेशनल बोला जाता है। सेम गोज फॉर द लॉयर्स और टीचर्स भी इसी तरह। हम लोग बीएड में अपनी ट्रेनिंग करते हैं, वी आर ऑल्सो प्रोफेशनल। कमिटमेंट होनी चाहिए भाई काम के लिए, एथिक्स होने चाहिए काम में, कंटिन्यूस डेवलपमेंट यानी कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स चलती रहनी चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी प्रोफेशन के। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन देखिए तो भाई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होना जरूरी है और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में होना जरूरी है, जैसे हमारे अभी ITEP जो होने लगी है कई यूनिवर्सिटीज में हम करते हैं, इसी तरह स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल नॉलेज बेस होना जरूरी है। सर्विस लोगों की यानी सोसाइटी की सर्विस करना बिना सेल्फ इंटरेस्ट के, तभी उसे हम प्रोफेशन कहेंगे। कोड ऑफ एथिक्स होना बड़ा जरूरी है, यानी नैतिक मूल्य होना जरूरी है, और नैतिक कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल कंडक्ट, ये सब रूल रेगुलेशंस वहाँ होने चाहिए। और एसोसिएशन होने चाहिए इनके, जैसे बार काउंसिल होती है, वकीलों के लिए एक एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल डॉक्टर्स के लिए एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशंस इनके रूल रेगुलेशंस को, लाइसेंसेस को और इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरह टीचर्स के लिए जो एसोसिएशन है, NCTE है, NCERT है और SCERT है, इस तरह के और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टीचर्स के प्रोफेशन को गवर्न करने का काम करते हैं और उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं। ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी, यानी वो अपने आप में सक्षम हो, किसी पर निर्भर ना हो, वो एक प्रोफेशनल कहलाएगा, और किसी न किसी के लिए जवाबदेही भी वो रहना चाहिए। अब देखते हैं, इज टीचिंग अ प्रोफेशन? टीचिंग पोजेसेस मेनी फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन।
यहाँ लिखा है टीचिंग पोजेसेस मेनी फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन, दो डिबेट्स एग्जिस्ट। यानी कुछ लोग, समाज का एक तबका ऐसा है जो कहता है टीचिंग एक प्रोफेशन है, और एक तबका ऐसा है जो कहता है टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि टीचिंग में शायद सारे फीचर्स नहीं आते प्रोफेशनल कहलाने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है, आपको पेडागोजी, साइकोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, बी.एड एम.एड होनी चाहिए। सर्विस ओरिएंटेशन, टीचर का गोल होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सोसाइटी एंड फॉर द नेशन ऑल्सो। एथिकल स्टैंडर्ड्स देखे तो टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक रोल मॉडल का काम करे। समाज में कोई गैर जिम्मेदाराना गतिविधि टीचर से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। जैसे जब आप इस प्रोफेशन में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप जब बाहर घूम रहे हैं तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली मोरल ऑब्लिगेशन आ जाएगा। आपको लगेगा कि मैं सड़क पर खड़ा होकर गोलगप्पे खा रहा हूँ, अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे देख लिया वो क्या सोचेगा कि हमारे टीचर खुद ही अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और हमें हेल्दी रहने का ज्ञान देते हैं। तो इस तरह मोरल कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना पड़ता है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस के एग्जांपल्स ये रहे, जैसा मैंने आपको बताया। अकाउंटेबिलिटी में टीचर्स अकाउंटेबल है पूरी सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूशन और पूरे नेशन के लिए भी अकाउंटेबल है, यानी जवाबदेही है। चैलेंजेस की बात करें कि भाई टीचिंग को सेमी प्रोफेशन क्यों समझा जाता है इंडिया में, इसका कारण देखिए, लैक ऑफ यूनिफॉर्म कोड ऑफ एथिक्स। हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में अलग अलग रूल्स है टीचर्स के लिए। कहीं पर देखो टीचर्स को ग्रुप सी में रखा गया है, अब दिल्ली में तो ग्रुप बी में रखा जाता है, हरियाणा में ग्रुप सी में है, हो सकता है किसी और स्टेट में किसी और ग्रुप में आते हो। तो इस तरह जो यूनिफॉर्म कोड ऑफ एथिक्स, यूनिफॉर्म रूल्स, यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है, इसलिए इसे सेमी प्रोफेशन समझा जाता है। और टीचर्स की क्वालिटी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। कहीं पर बीएड का करिकुलम बिल्कुल अलग है, कहीं पर बिल्कुल अलग है, और जो सेंटर की यूनिवर्सिटीज है वहां तो फिर भी थोड़ा यूनिफॉर्म तरीके से चल रहा है। पर अगर आप बीएड करें यूपी से, फिर करें आप हरियाणा से, आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा दोनों के करिकुलम में। और सबसे बड़ा जो कारण है भाई, इसको तो हाईलाइट कर लो, सोसाइटी में रिकॉग्निशन नहीं मिलता। ये बात सच है, चाहे हम कितना भी बोल लें कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, पर नहीं, सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है एक पुलिस के कांस्टेबल को बहुत इज्जत देगी, सलाम ठोकेगी, पर एक टीचर जो उससे कहीं ज्यादा ऊपर है मेंटल लेवल में, अपनी क्वालिफिकेशंस में, उसको कोई इज्जत नहीं देगा। एक कांस्टेबल टीचर का चालान बड़ा खुश होकर काटेगा, बदला लेने की भावना से। तो ये सब हमारे ही समाज में देखने को मिलता है। और वही समाज में अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर आ जाए, कोई वकील आ जाए, उनको बड़ी ऊंची नजर से देखेंगे। और कोई टीचर आ जाए, अब यहाँ भी देखो लोगों ने क्या कर रखा है, हायरार्की बना रखी है। भाई अगर कोई पीआरटी है, कोई टीजीटी है, कोई पीजीटी है, पीजीटी को फिर भी इज्जत दे देते हैं, लेक्चरर साहब बोल के इनको इज्जत दे देते हैं। पीआरटी को तो क्लर्क के बराबर समझते हैं लोग, और टीजीटी फिर भी ठीक है, थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है। हाँ, अब जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज में लगते हैं, बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट होती है, इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हम बात करें पीआरटीज की, टीजीटी, पीजीटी, तो उस लेवल का रिकॉग्निशन इनको नहीं दिया गया। जबकि होना क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में पीआरटी को दी जानी चाहिए, क्योंकि पीआरटी ही देश के फॉर्मेटिव ईयर्स में काम करते हैं। इस देश में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका जो फॉर्मेटिव ईयर्स है उसमें पीआरटी ही काम कर रहा है। अगर उसी को इज्जत नहीं देंगे तो वो अब पूरी इच्छा से काम नहीं कर पाएगा और इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एज अ प्रोफेशन। भाई टीचिंग को प्रोफेशन मानने के लिए क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं। बिल्कुल जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है होनी चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए, सर्विस, नेशन के लिए सर्विस की जो भावना है वो होनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट है, एनसीटी की गाइडलाइंस हैं, हालांकि हर स्टेट में वो यूनिफॉर्म तरीके से लागू नहीं है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, वर्कशॉप और ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, पर बहुत कम। देखो अगर आप जाओगे केवीएस, एनवीएस इनमें, और फिर ईएमआरएस, डीएसएसएसबी, और फिर हम रखते हैं स्टेट्स को, तो देखिए क्या होगा, केवीएस और एनवीएस में तो बहुत भारी मात्रा में आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, आपको खाली बैठने ही नहीं देंगे। वो ट्रेनिंग्स भी ऐसे नहीं नाम की, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। मेरे जो दोस्त केवीएस और एनवीएस में लगे हुए हैं वो बताते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, पूरा ग्रुप टीचर्स का एक साथ जाता है बस में, और उसी शहर में नहीं दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में इनको ले जाया जाता है,
और बड़े अच्छे से इनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाता है। आप किसी भी केवीएस और एनवीएस के टीचर से मिलेंगे, आपको एक अलग ही ऑरा, अलग ही वाइब वहाँ से आएगी, इतने एक्टिव ये लोग होते हैं। फिर बात करें ईएमआरएस और डीएसएसबी की, ठीक है ट्रेनिंग्स होती है यहाँ भी, पर उस लेवल की नहीं जो केवीएस एनवीएस में देखने को मिलेगा। स्टेट्स का हाल तो आपको पता ही है, एक बार नौकरी लग गई तो लग गई, ट्रेनिंग हो ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। होती है नाम मात्र की, उसमें कुछ लोग जाते हैं कुछ नहीं भी जाते। तो देखो केवीएस एनवीएस में आपको एकदम डायनेमिक लाइफ मिलेगी, एक्टिव लाइफ मिलेगी। ईएमआरएस और डीएसएसबी में थोड़ा थोड़ा आप मान सकते हैं कि स्टेट और केवीएस एनवीएस के बीच में लाया करते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी होगा, रिलैक्स्ड माहौल भी मिलेगा। स्टेट्स में तो एकदम रिलैक्स्ड माहौल है। और सैलरी वाइज देखें तो भाई ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है यहीं पर आपको बेस्ट सैलरी मिलती है, स्टेट्स में थोड़ी कम मिलती है। और उसमें से भी देखें तो DSSB में सबसे ज़्यादा सैलरी आपको ऑफर की जाती है। यहाँ के TGT की सैलरी एनवीएस केवीएस के पीजीटी से भी ज़्यादा होती है। कितनी होती है अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कमेंट्स में बताइए। और फिर वही डेडिकेशन वगैरह होना चाहिए अपने देश के लिए, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स, अब यूनेस्को एनसीटी ने वही कहा है कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी और सारे स्टूडेंट्स के जो राइट्स उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए टीचर्स को, और इंक्लूसिविटी इन द क्लासरूम को प्रमोट करना चाहिए, इक्विटी को प्रमोट करना चाहिए। इक्विटी क्या है हमने बड़े अच्छे से पिछले लेक्चर में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज पहले पिछला लेक्चर देख कर आइए, तभी आपको मजा आएगा इस लेक्चर में। डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना किसी भी आधार पर, ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी है, और स्टूडेंट्स की जो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है बनाए रखनी है। प्राइवेट ट्यूटरिंग से दूर रहने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर एक मेरे पास YouTube पर भी एक ऐसा कमेंट आया, देखो गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाना अलाउड नहीं है, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या YouTube पर आप पढ़ाते हो, इज दिस लीगल? देखिए प्राइवेट ट्यूटरिंग का मतलब है डायरेक्टली स्टूडेंट्स से आप चार्ज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ट्यूटरिंग। यूट्यूब पर आप कोई ट्यूशंस नहीं दे रहे, यूट्यूब पर आप कंटेंट क्रिएटर हो, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ट्यूशन क्लासेस, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। और कंटेंट क्रिएटर कोई भी बन सकता है। कंटेंट क्रिएटर बनकर आप असल में क्या बना रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार इस देश में सबके पास, आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, और उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर रॉयल्टी गेन करने का भी अधिकार आप सभी को है। हालांकि आप फिर भी थोड़ा और सेफ रहना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट से परमिशन ले ले, इस तरह करके आप बिल्कुल अपना यूट्यूब चला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइवेट ट्यूशंस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यूट्यूब पर क्या है, आप डायरेक्टली बच्चों से पैसा नहीं ले रहे, असल में आपको जो पैसा है एडसेंस के थ्रू यूट्यूब देगा, वो एक तरह की रॉयल्टी है, वो बिल्कुल अलाउड है लेने। अब टीचिंग एज नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में क्या होता है, देखो टीचर्स को आर्किटेक्ट्स ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। कितनी खूबसूरत लाइन है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में। यूनेस्को ने कहा है टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ चेंज, तो देखो एजेंट ऑफ चेंज बोला गया है। ये सभी जो कीवर्ड्स हैं आप अपने इंटरव्यू में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ईएमआरएस में तो इंटरव्यू नहीं है, पर केवीएस एनवीएस में इंटरव्यू होता है, वहां इन्हें यूज किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, ये है सर्विस, ये भी है लैक ऑफ एथिकल कोड, ये गलत चीज है, तो यही हमारा आंसर है। NCTE इज प्राइमरीली रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, बिल्कुल सही। आगे चलो, देखो इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड है AICTE, और टीचर एजुकेशन से NCTE, मेडिकल एजुकेशन से MCI, लीगल एजुकेशन से बार काउंसिल। तो यहीं पर थोड़ा सा आपका जीके भी कवर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स टीचिंग अ प्रोफेशन, इट्स कमर्शियल मोटिव इसको प्रोफेशन बनाता है, नहीं। इट्स सर्विस ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही। एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग गलत, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी गलत, तो आंसर है बी। प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर इन इंडिया आर फ्रेम्ड बाय, प्रोफेशनल एथिक्स की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा NCTE। देखिए NCERT करिकुलम वगैरह बनाता है, सिलेबस बनाता है। UGC हायर एजुकेशन के लिए काम करती है, प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए। EICT इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, और NCTE पर्टिकुलरली टीचर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ अ टीचर, ये गलत है। प्राइवेट ट्यूशन, इग्नोर करना गलत है, और अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी, तो इसका आंसर है सी। टीचिंग इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज अ सेमी प्रोफेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर ले। टीचिंग को सेमी प्रोफेशन क्यों कहा जाता है, इसे देखते हैं।
टीचिंग को सेमी प्रोफेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म रूल रेगुलेशन कोड एथिक्स नहीं बनाए गए हैं अभी तक। हर स्टेट में, हर सोसाइटी में अलग अलग तरह के रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेमी प्रोफेशन बन गया है। टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, ये बात क्या रिफ्लेक्ट करती है? सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है, इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है। आगे देखते हैं रोल ऑफ टीचर इन डायनेमिक करिकुलर एक्सपीरियंसेस। तो देखिए, मीनिंग ऑफ करिकुलम एंड डायनेमिक नेचर। करिकुलम का मतलब है जितने भी प्लान्ड एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, चाहे वो क्लास के अंदर हो बाहर हो, यानी वही क्लासरूम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उससे पहले जो प्लानिंग की जा रही है, उसके बाद जो इवैल्यूएशन किया जा रहा है, इन सब को मिलाकर हम बोलते हैं करिकुलम। ये टाइम के साथ चेंज होता है, सोसाइटी टेक्नोलॉजी आती है तो ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स। और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की लर्निंग को इन्वॉल्व करता है, जैसे करिकुलर और को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इसी के अंदर आती हैं। और इसको डिलीवर करने के लिए टीचर एक की एजेंट का काम करता है। टीचर का काम होता है जो करिकुलम बनाया गया है उसे क्लासरूम में भेजना, अप्लाई करना। सबसे पहले टीचर का काम है कि सिलेबस को इंटरप्रेट करके बच्चों को समझाए कि सिलेबस क्लासरूम में प्लान के हिसाब से इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, और अप्रोप्रिएट मेथड, वेज, टीचिंग एड्स, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मोड्स, टीचिंग मॉडल यूज करें, रिसोर्सेज सही यूज करें, टेक्नोलॉजी यूज करें, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन रखे, इंक्लूसिविटी रखे, CWSN और गिफ्टेड सबको एक साथ लेकर चले। तो टीचर का ये रोल रहता है किसी करिकुलम में। टीचर एज करिकुलम डेवलपर, वो था भाई इम्प्लीमेंट करने की बात, यहाँ आ रही है डेवलपर की। क्या टीचर डेवलप भी करता है? बिल्कुल, टीचर कंट्रीब्यूट करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। जब आप इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, किसी भी संस्था से आप चाहे जुड़ जाएं, KVS, NVS या DOE में आ जाएं या EMRS में चले जाएं, वहाँ आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं करिकुलम डेवलपर बनने के लिए। बार बार अलग अलग जगह पर अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं, NCTE में, NCERT में, वहाँ आप जा सकते हैं, बिल्कुल डेपुटेशन पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ टीचर का काम है भाई फीडबैक देना अथॉरिटीज को कि भाई सिलेबस में क्या क्या कमियां हैं। स्कूल लेवल एक्टिविटीज डिजाइन करना, TLM डिजाइन किए जाते हैं। आजकल तो ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि हर स्कूल अपने अपने TLM बनाता है। और गैस एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का IIT गांधीनगर के साथ कोई टाई अप है, जिसमें वो हर साल कुछ टीचर्स को दिल्ली से लेकर जाते हैं और वहाँ 5 दिन की वर्कशॉप कराते हैं, और उसे कहा जाता है CCL वर्कशॉप। CCL के नाम से देखिए आप IITG CCL अगर YouTube पर सर्च करेंगे आपको इनकी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। IIT गांधीनगर के कुछ प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने क्रिएटिव क्लासरूम लर्निंग मटेरियल्स बनाए हैं, और इसी को उन्होंने CCL का नाम दिया है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, नए इनोवेटिव तरीके से वो कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं। आप ज़रूर देखना ये चीज़। इनोवेशन लोकल टीचिंग लर्निंग, तो देखो टीचिंग लर्निंग अपने लोकल इफेक्ट्स और जो लोकल भाषा है, कल्चर है, उसको इन्वॉल्व करके रखना बड़ा जरूरी है। और लाइफ स्किल्स पर काम करना डेली टीचिंग में बड़ा जरूरी है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, बिल्कुल टीचर का काम आजकल एक फैसिलिटेटर का ही रह गया है। बच्चे सेल्फ लर्निंग ज्यादा करें, यही हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका केंद्र बिंदु है। और जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो मीनिंगफुल रहने चाहिए, टेक्स्ट बुक के परे रहने चाहिए। बच्चे डिबेट्स करें, फील्ड ट्रिप्स पर जाएं, एक्सपेरिमेंट करें, प्रोजेक्ट करें, ICT को यूज करें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें। इस पर तो भाई हम बड़े डिटेल में पढ़ने वाले एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्योंकि इस पर लगभग आई थिंक 20 क्वेश्चन इस पर पूछे जाने वाले हैं। करिकुलम को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ जोड़कर देखा जाए, टीचर को चेंज एजेंट के रूप में समझा जाए, कि टीचर डिजिटल एरा में नई नई AI वगैरह सीख कर बच्चों को पढ़ाए, सोशल नीड को वो समझे, नेशन के जो गोल्स हैं जैसे NEP को अप्लाई करे, और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको अप्लाई करने में मदद करे। टीचर एक कैटलिस्ट का काम करे, इस चीज को हाईलाइट कर लीजिए। इंटरव्यू में या कहीं भी लोगों के सामने हवाबाजी मारने के लिए यूज कर सकते हैं। टीचर इज ए कैटलिस्ट। टीचर एज इवेल्युएटर, बिल्कुल टीचर करिकुलम की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करता है CCE के माध्यम से, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए डायनेमिक रोल के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके अंदर, इंटीग्रेट ICT की उसको अच्छी समझ होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए हर तरह के बच्चे के लिए,
क्रिएटिविटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर हो जो कभी पढ़ाई ना छोड़े। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमें करिकुलम का एक टॉपिक एनवायरनमेंट पोल्यूशन बच्चों को पढ़ाना है, तो टीचर क्या करेगा, फील्ड विजिट ऑर्गेनाइज कराएगा पोल्यूटेड रिवर की। बच्चे वहाँ ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, उन्होंने क्या देखा, कैसा देखा, आपस में डिस्कस करेंगे, इसके कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। टीचर सिर्फ गाइड करेगा, यानी फैसिलिटेट करेगा और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे देगा और बच्चों को सॉल्यूशंस के कुछ आइडियाज प्रेजेंट करेगा और बच्चे इस तरह एक्सपीरियंशियल और मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। करिकुलम इज कॉल्ड डायनेमिक बिकॉज it changes with society needs and learners demand. Teachers role in curriculum implementation is to bring curriculum to life through learner centered pedagogy. बिल्कुल सही। Which of the following highlight teacher as curriculum developer? टीचर फीडबैक वगैरह देकर सिलेबस और इनोवेटिव लोकल मटेरियल बनाकर एक डेवलपर का भी काम करता है। NEP 2020 के तहत ये होलिस्टिक स्किल बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग होनी चाहिए। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये इवैल्यूएटर का काम करता है। A teacher organizes a field trip on local history, enrich textbook content. इसे हम बोलेंगे क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक टाइप की, हम फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। गाइस देखिए, आंसर जो क्वेश्चन आंसर है बिल्कुल सिंपल आए हैं। अगर आपने ये सब नहीं भी पढ़ रखा होता तो भी आप कॉमन सेंस से सारे आंसर दे पाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जो मोस्ट पॉजिटिव चाइल्ड सेंट्रिक आंसर है वो चूज करना है। आप चाहे पढ़े ना पढ़े फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का टाइम मिले ही ना, फिर भी आप बहुत सारे आंसर सही कर देंगे सिर्फ अपनी सामान्य सूझबूझ से। तो कॉमन सेंस डेवलप करना ज्यादा जरूरी है, वही इन लेक्चर्स का मकसद है। तो गाइज हमने क्या क्या कर लिया है जरा देखिए, अपने सिलेबस का कौन कौन सा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, एक बार दोबारा इस पर नजर हम डाल लेते हैं। गाइज हमने टीचिंग नेचर कवर कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, बेसिक रिक्वायरमेंट्स कर लिया, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक करेंगे आगे, वैसे इससे रिलेटेड भी हमने पढ़ लिया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग पढ़ लिया, मेथड्स ऑफ टीचिंग बिल्कुल पढ़ लिया है। टीचिंग एड्स हमारा रह गया है, तो जो हमारा रह गया उसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम, ये दो टॉपिक रह गए हैं और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी रह गई है और NEP को तो हम अलग से ही पढ़ने वाले हैं। तो गाइज ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बच गए हैं। तो देखिए अगली क्लास में हम टीचिंग एड्स और इवैल्यूएशन सिस्टम को खत्म कर देंगे, फिर हम शुरू करेंगे एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और फिर एक क्लास हमारी रहेगी NEP के लिए। तो मेरे हिसाब से आने वाली 4 या 5 क्लासेस में पूरी की पूरी ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 4 और 5 दोनों कवर हो जाएंगे और यहीं से हमारे 60 नंबर आने वाले हैं। 60 मार्क्स का पेपर यहीं से आएगा, 100 में से 60 मार्क्स बहुत बड़ा चंक है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।